हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विंसेंजो के एपिसोड नंबर 7 में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जब चाया अपने नए गवाह को इंट्रोड्यूस करवाती है, जो कि कोई और नहीं विंसेंजो ही होता है। इसके बाद विंसेंजो यहाँ तक कैसे पहुंचा और वो गवाह कैसे बना, इसके बारे में बताया जाता है। दरअसल विंसेंजो ने बाबल ग्रुप के कुछ लोगों की बहुत ही अच्छी खासी पिटाई कर दी थी, इसलिए विंसेंजो का सीधा कनेक्शन इस केस से हो गया था। इसलिए वो बाबल ग्रुप के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है और वो एक गवाह बन जाता है। जज उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास बाबल ग्रुप के खिलाफ क्या सबूत है। विंसेंजो ने बाबल ग्रुप के जिन लोगों की पिटाई की थी उनमें से एक का फोन वो अपने साथ लेकर आया था। वो बताता है कि इस फोन में सारी रिकॉर्डिंग है, जिस तरह उन्होंने बाबल ग्रुप के सारे विक्टिम्स को धमकी दी थी कि वो बाबल ग्रुप के खिलाफ कुछ भी ना बोले वरना उनको मार दिया जाएगा। अब ये रिकॉर्डिंग वो जज को भी सुना देते हैं। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब विंसेंजो उन लोगों की पिटाई कर रहा था तो पीछे से मिस्टर नाम ने चुपके से ये फोन उठा लिया था, जो कि विंसेंजो कोर्ट में लेकर आया था। इसके बाद विंसेंजो सबको बताता है कि बाबल ग्रुप ने पैसे बचाने के लिए अपनी कंपनी में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से लोग हार्मफुल केमिकल्स के कांटेक्ट में आ गए, जिसकी वजह से लोगों को भयानक बीमारियां हो जाती हैं, जिस वजह से वहां के रिसर्चर की मौत हो रही है। ये सारी गलती बाबल केमिकल्स की है। वो एक बहुत ही हार्मफुल केमिकल BLSD बनाते हैं, जिसकी वजह से लोग बीमार हो जाते हैं। इसके बाद वो बोलता है कि डायरेक्टर गिल ने भी बाबल से पैसे खाकर झूठ बोला है। इसके बाद विंसेंजो बताता है कि BLSD एक नार्कोटिक ड्रग है जो कि बाबल केमिकल से बनाता है। इसके बाद मिस चोई कहती है कि हम तुम्हारी गवाही नहीं मान सकते क्योंकि तुम एक डॉक्टर नहीं हो। इसके बाद जज भी बोल देता है कि मैं किसी मेडिकल एक्सपर्ट की ही राय मानूंगा। इसके बाद चाय कहती है आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसलिए मेरी दूसरी गवाह एक मेडिकल एक्सपर्ट है। इसके बाद तो हमारा बिकाऊ जज भी बोल देता है कि तुम इतने सारे गवाह कहां से ला रही हो। इसके बाद हम देखते हैं कि चाय की दूसरी गवाह कोई और नहीं डायरेक्टर गिल की वाइफ होती है। अब उसे देखकर तो सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि डायरेक्टर गिल की वाइफ एक ल्यूकीमिया की एक्सपर्ट थी। डायरेक्टर गिल ने जो भी बाबल केमिकल्स के विक्टिम थे उन सब की जो कंडीशन बताई थी वो ल्यूकीमिया की वजह से बताई थी, लेकिन डायरेक्टर गिल की वाइफ मना कर देती है कि ये ल्यूकीमिया के सिम्टम्स नहीं है बल्कि ये कैंसर के सिम्टम्स हैं जो कि एक हार्मफुल केमिकल से होते हैं। इसके बाद हम पास्ट का फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर हम विंसेंजो को देखते हैं जो डायरेक्टर गिल की वाइफ से मिलने गया था। वो उन्हें उनके हस्बैंड के अफेयर के बारे में बता देता है और साथ ही ये भी बता देता है कि वो घटिया कंपनी बाबल के साथ मिला हुआ है। उसकी वाइफ उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो बदले में बोलते हैं कि मुझे अपने पति से डिवोर्स लेने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जानी चाहिए। विंसेंजो इसके लिए हाँ बोल देता है। इसके बाद डायरेक्टर गिल की वाइफ एक पेन ड्राइव अपने साथ लेकर आई थी जिसमें सबूत था कि बाबल केमिकल्स जो नई दवाई बना रहे हैं वो एक नार्कोटिक ड्रग है। इसमें BLSD मिला हुआ है जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल है जो लोगों की जान ले सकता है। अब ये सब देखकर तो मिस चोई परेशान होने लगती है। इसके बाद डायरेक्टर गिल को भी बुलाया जाता है ताकि वो बाबल ग्रुप की तरफ से कुछ बोल सके। इसके बाद डायरेक्टर गिल की वाइफ एक ड्रग का पैकेट भी दिखाती है और कहती है कि ये ड्रग मेरे हस्बैंड का है। इसके बाद चाय कहती है कि मुझे लगता है कि डायरेक्टर गिल ड्रग लेते हैं और ऐसे इंसान की गवाही नहीं मानी जा सकती जो ड्रग लेता हो। इसके बाद डायरेक्टर गिल की वाइफ बताती है कि मेटाफोर्पिन ड्रग है। इसके बाद चाय कहती है कि ये तो वही ड्रग है जो कि ली होंग की बॉडी में पाया गया था। मुझे पूरा यकीन है कि किसी डॉक्टर ने ली होंग की बॉडी में ये ड्रग डाला होगा ताकि वो इस कोर्ट में गवाही ना दे सके। अब तो डायरेक्टर गिल भी बुरी तरह से फंस जाता है और अपनी वाइफ पर ही भड़कने लगता है कि तुम अपने हस्बैंड के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। अब इस बात पर डायरेक्टर गिल की वाइफ को भी गुस्सा आ जाता है और उससे लड़ने लगती है और कहती है जाओ अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाओ। और देखते देखते ये दोनों लड़ाई करने लगते हैं और डायरेक्टर गिल की वाइफ तो अपने हस्बैंड की अच्छी खासी धुलाई भी कर देती है। इस वजह से जज को भी अगली तारीख देनी पड़ती है, लेकिन ये केस बिल्कुल चाय के पक्ष में जा रहा था क्योंकि डायरेक्टर गिल की वाइफ ने गवाही दे दी थी, जिसकी वजह से चाय और विंसेंजो ये केस बस जीतने ही वाले थे। इस सब से जून को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। होन से उससे कहता है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जून कहता है कि अब इस केस में कुछ नहीं हो सकता, तुम जल्दी से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ और लोगों को बोलो कि आज के बाद हम BLSD नहीं बनाएंगे और जिन लोगों को हमारी वजह से प्रॉब्लम हुई है, जो लोग हमारी वजह से मरे हैं, उन लोगों को हम मुआवजा भी देंगे। इसके बाद उससे पूछता है कि बाबल टावर का काम कब तक चलेगा। होन से बोल देता है कि वहां प्लाजा के लोग वहां से जाने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जहां पर प्लाजा की जगह है वहां पर जून बाबल टावर बनाना चाहता है। जून उससे कहता है कि जल्दी से उन लोगों को वहां से हटाओ। इसके बाद हम डायरेक्टर हान, मिस चोई और जून को देखते हैं। जून यहाँ पर ड्राइविंग कर रहा था और वो अपना गुस्सा इन दोनों पर निकालता है और कार की स्पीड को बहुत तेज भगाता है और उनसे कहता है कि तुम जानते हो आज बाबल का बहुत सारा नुकसान हो गया है और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। इसके बाद वो उन दोनों को एक सुनसान सी जगह पर लेकर जाता है और उन दोनों को कार के अंदर बैठने के लिए कहता है और खुद कार से बाहर आता है और गुस्से में कार के शीशे ही तोड़ देता है, जिसकी वजह से उन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद वो उन दोनों पर चिल्लाता है कि तुम्हारे होते हुए मैं केस कैसे हार गया। इसके बाद वो दोनों जून से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि वो डायरेक्टर गिल की वाइफ तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद वो उनको वार्निंग देता है कि अगर तुम दोनों भी मेरे काम के नहीं रहे तो मैं
तुम दोनों को भी रास्ते से हटा दूंगा। इसके बाद वो बोलता है कि सबसे पहले तो चाय से निपटना होगा, उसके बाद जो कुछ है सब उससे छीन लो, चाहे उसकी कार, उसका लाइसेंस, उसका घर, सब कुछ, और विंसेंजो को मैं संभाल लूंगा। इसके बाद मिस चोई अपने ऑफिस में आती है और अपने कलीग्स पर चिल्लाते हैं कि तुम लोग बिल्कुल भी काम के नहीं हो। इसके बाद उनको बोलते हैं कि मुझे चाय की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसे क्या पसंद है, वो क्या करती है, कहाँ जाती है, कब जाती है, किससे मिलती है, मुझे उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये कहकर वो यहाँ से उनको भगा देती है। दूसरी तरफ विंसेंजो को देखते हैं जो उसी आदमी से मिलने जाता है जो उसके लिए बाबल ग्रुप की डील लेकर आया था। वो उसे बताता है कि अब सिर्फ एक हफ्ते का टाइम बचा है, अगर एक हफ्ते में मैंने प्लाजो को नहीं गिराया तो वो खुद प्लाजो को तोड़ देंगे। इसलिए विंसेंजो टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसके पास सिर्फ एक हफ्ता है। लेकिन तभी उसके पास से मिस्टर जो का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि हम बिल्डिंग को तोड़े बिना भी उस बेसमेंट को खोल सकते हैं। मैंने आज एक आर्किटेक्ट से बात की है जो आज प्लाजो को देखने आएगा। दूसरी तरफ मिस चोई को देखते हैं जो प्रोसिक्यूटर ताई के पास जाती है जिसके पास वो पहले काम करती थी। वो उसे पैसे देकर अपनी तरफ करने की कोशिश करती है लेकिन वो तो उसकी एक भी नहीं सुनता और उस पर चिल्ला के यहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से तो चोई बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हम होन्से और जून को देखते हैं। आज उनके फादर की डेथ एनिवर्सरी थी जो कि वो सेलिब्रेट कर रहे थे। इसके बाद हम उन दोनों को बातें करते हुए देखते हैं जहाँ पर होन्सियो उससे पूछता है कि अगर मैं तुम्हारे काम का नहीं निकला तो क्या तुम मुझे भी डैडी की तरह मार डालोगे। इसके बाद हमें पता चलता है कि जुन ने अपने ही डैड को मार डाला था। इसके बाद जुन उससे कहता है कि तुमने ठीक कहा, जो मेरे काम का नहीं रहता मैं उसे रास्ते से हटा देता हूँ। इसके बाद उसे समझ में आ जाता है कि अगर किसी दिन वो उसके काम का नहीं रहा तो उसे भी मरवा देगा। दूसरी तरफ हम प्लाजा वाले लोगों को देखते हैं जो गिलबर्ट की बातों के बारे में सोच रहे थे क्योंकि गिलबर्ट ने उन्हें सोने के बारे में बता दिया था, लेकिन उन्हें अभी तक गिलबर्ट की बातों पर पूरा यकीन नहीं हुआ था। लेकिन वो अलग अलग तरह से परेशान थे कि उसकी बातों पर भरोसा करें या फिर नहीं। दूसरी तरफ हम चाय को देखते हैं जो कि न्यूज देख रही थी जिसमें बाबुल ग्रुप का चेयरमैन सबसे माफी मांगता है और BLSD पर भी रोक लगा देता है और वो सब लोगों को मुआवजा देने के लिए भी तैयार हो जाता है। इसके बाद चाय को यह भी पता चलता है कि मिस जोई प्रोसिक्यूटर ताई के पास हाथ मिलाने गई थी लेकिन उसने उसके साथ हाथ मिलाने के लिए मना कर दिया, जिसकी वजह से वो उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। जिसके बाद हम विंसेंजो को देखते हैं जो प्लाजो वाले लोगों के पास जाता है ताकि वो इस प्लाजो खाली कर सके, जिसके बाद वो यहाँ से गोल्ड निकाल सके। तभी यहाँ पर मिस्टर पार्क भी आ जाता है क्योंकि अब तो ये प्लाजा बाबल ग्रुप का हो चुका था, इसलिए वो फिर से यहाँ से लोगों को निकालने आया था। लेकिन अब प्लाजा वाले लोगों को तो सोने के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो यहाँ से निकलने के लिए मना कर देते हैं और बिल्कुल भी विंसेंजो की बात नहीं सुनते, जिसकी वजह से विंसेंजो परेशान होने लगता है। इसके बाद चाय और विंसेंजो अपने ऑफिस में आ जाते हैं कि तभी यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जो चाय को अरेस्ट करके ले जाती है। बाद में पता चलता है कि मिस चोई ने उसे किसी पुराने घोटाले की वजह से अरेस्ट करवाया है, इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद विंसेंजो उसे जेल में मिलने जाता है लेकिन जेल में तो चाया बहुत ज्यादा चिल मूड में होती है। वो उससे कहता है कि तुम जेल के अंदर बंद हो फिर भी तुम परेशान नहीं हो। चाहे उससे कहते हैं कि मुझे परेशान क्यों होना है क्योंकि तुम तो मुझे बाहर निकाले लोगे। इसके बाद वो कहता है कि इतना आसान नहीं होगा इस बार तुम्हें जेल से बाहर निकालना। चाहे उससे कहते कि मैं सब नहीं सुनना चाहती, मैं जानती हूँ कि तुम एक माफिया हो। अब ये सुनकर तो विंसेंजो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे मना करने लगता है। चाहे तो उसका कॉलर ही पकड़ लेती है और कहती है कि तुम अब और एक्टिंग नहीं कर सकते। विंसेंजो उससे कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला। इसके बाद चाहे कहते हैं कि तुमने होन्सियो के तकिए में 50 सिरिंज घोंप दिए, बाबल ग्रुप के वेयर हाउस में आग लगा दी और गोली तो तुम ऐसे चलाते हो जैसे तुम्हारा रोज का काम हो। अब इन सब से कोई बेवकूफ भी समझ जाएगा कि तुम एक माफिया हो। इसके बाद विंसेंजो कहता है कि ठीक है मैं कुछ करता हूँ अपने तरीके से। दूसरी तरफ विंसेंजो को देखते हैं जो कि मिस चोई के पास जाता है। वो उसे कहता है कि अगर तुमने चाय को जेल से बाहर निकलवा दिया तो मैं तुम्हारे लिए प्रोसिक्यूटर ताई को मना लूंगा और तुम दोनों की डील भी फाइनल करवा दूंगा। अब मिस चोई भी इस बात पर मान जाती है। दूसरी तरफ हम प्रोसिक्यूटर ताई को देखते हैं जो कि अपने बेटे को देखने आया था। दरअसल उसका बेटा एक सोकर प्लेयर था। तभी यहाँ पर विंसेंजो आता है और वो उससे कहता है कि मैं मिस चोई की तरफ से आपसे बात करने के लिए आया हूँ। अब मिस चोई का नाम सुनते ही प्रोसिक्यूटर ताई तो भड़क जाता है और यहाँ से जाने लगता है, लेकिन विंसेंजो उससे कहता है कि अगर तुम मिस चोई के साथ डील पूरी कर लोगे तो मैं तुम्हारे बेटे का सिलेक्शन यूरोपियन सोकर लीग में करवा सकता हूँ। कि थोड़ी देर बाद यहाँ पे टीम के सिलेक्टर भी आ जाते हैं और विंसेंजो कहने पर वो लोग प्रोसिक्यूटर ताई के बेटे को टीम में सिलेक्ट कर लेते हैं। प्रोसिक्यूटर ताई तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और विंसेंजो गले से ही लगा लेता है। इसके बाद वो मिस चोई के पास कॉल करता है और अपने डील को डन कर देता है, जिसकी वजह से मिस चोई बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि जिस काम को वो इतनी मेहनत के बाद भी नहीं कर पाई विंसेंजो ने तो वो काम चुटकियों में कर दिखाया। इसके बाद मिस चोई भी अपनी बात पर अड़ी रहती है और वो चाय को जेल से बाहर निकलवा देती है। अब चाय तो जेल के बाहर निकलकर बहुत ज्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ मिस्टर पार्क को देखते हैं जिसके पास उसी आदमी का कॉल आता है
जिससे कि विंसेंजो ने बताया था कि वो प्लाजा को एक हफ्ते में तोड़ देंगे, जिसका नाम मिस्टर शियोक होता है। मिस्टर शियोक पार्क के पास कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हें प्लाजा में जाना है और जिन लोगों ने भी रेड कलर की जैकेट पहनी है तुम्हें उन सबको मारना है। इसके बाद हमें पता चलता है कि विंसेंजो का प्लान है। दरअसल उसने नकली गुंडों को हायर कर रखा है जिन सबको उसने रेड जैकेट पहना दी है। अब मिस्टर पार्क को इसके बारे में नहीं पता। वो जैसे ही प्लाजा में जाएगा वो विंसेंजो के नकली गुंडों की पिटाई करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हंगामा हो जाएगा और इसी वजह से मिस्टर पार्क पर इल्जाम लगेगा कि वो जगह खाली करवाने के लिए लोगों को मारता है और यही उसका प्लान था ताकि वो बिल्डिंग को तोड़ने की डेट थोड़ी आगे बढ़ा सके। इसके बाद वो चाय को लेकर प्लाजा में पहुंच जाता है, लेकिन हम दूसरी तरफ उन रेड जैकेट वाले लोगों को देखते हैं जो प्लाजा पर जाने के लिए निकल गए थे। दूसरी तरफ हम प्लाजा वाले लोगों को देखते हैं जो यहाँ पर पार्टी कर रहे थे। इसके बाद एक छोटे लड़के को देखते हैं जिसे कि विंसेंजो ने स्मोकिंग करने की वजह से मारा था, जो यहाँ पर सारी वीडियो बना रहा था। इसके बाद मिस्टर पार्क के लोग जैसे यहाँ पर आते हैं, अब मिस्टर सीओ के कहने पर वो रेड जैकेट वाले लोगों को पीटने वाले थे, लेकिन यहाँ पर सीओ रेड जैकेट पहनकर आ जाता है, जिसकी वजह से वो सीओ को मारना शुरू कर देते हैं। उस बेचारे को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। अब जैसे ही प्लाजा वाले लोगों को पता चलता है तो वो सीओ की हेल्प करने के लिए वहां आ जाते हैं और यहाँ पर मिस्टर पार्क और उसके गुंडों की बहुत बुरी तरह से धुलाई कर देते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारे प्लाजा में रहने वाले अजीब प्राणी बहुत अच्छा लड़ते भी हैं और वो मिस्टर पार्क के गुंडों की हवा ही निकाल देते हैं। इसके बाद जैसे विंसेंजो यहाँ पर पहुंचता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा धुआं होता है, इसलिए उसे पता नहीं चलता कि कौन किससे लड़ रहा है। इसके बाद मिस्टर जो विंसेंजो के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि हमारे जो किराए के लोग थे वो अभी तक प्लाजा में नहीं पहुंचे हैं, उन्हें पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। विंसेंजो सोचता है कि अगर मेरे भेजे हुए नकली गुंडे यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं तो मिस्टर पार्क अपने गुंडों के साथ किन लोगों से लड़ रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ से धुआं क्लियर होता है, जहाँ पर विंसेंजो और चाय देखते हैं कि प्लाजा के लोगों ने तो मिस्टर पार्क और उसके गुंडों की पूरी हालत ही खराब कर दी है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि प्लाजा के लोग इतने अच्छे फाइटर भी हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पुलिस आती है और इन सबको पकड़ कर ले जाती है। यहाँ पर वो एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे कि इन्होंने पहले हमें मारा था, लेकिन पुलिस कहती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। इस पर विंसेंजो यहाँ पर आता है। अब विंसेंजो ने एक छोटे लड़के को बोला था कि तुम्हें इन सारी चीजों की वीडियो बनानी है, वही वीडियो पुलिस स्टेशन में दिखा देता है, जिसमें साफ दिखाई देता है कि मिस्टर पार्क और उसके लोगों ने पहले ऑफिसर सीओ को मारना शुरू किया था और तभी ये लड़ाई शुरू हुई थी। इसलिए पुलिस भी प्लाजा वाले सब लोगों को छोड़ देती है और मिस्टर पार्क और उसके लोगों को जेल हो जाती है, जिसकी वजह से विंसेंजो प्लान भी कामयाब हो जाता है और मिस्टर पार्क के लोग प्लाजा को नहीं तोड़ पाते। इसके बाद हम जून को देखते हैं जो मिस चोई और डायरेक्टर हान से मिलने आता है, क्योंकि अब मिस चोई ने प्रोसिक्यूटर ताई और प्रोसिक्यूटर सर्विस को खरीद लिया था। लेकिन जून को ये पहले से पता था। वो बोल देता है कि मैं जानता हूँ कि ये काम तुमने नहीं किया है बल्कि विंसेंजो ने किया है। यहाँ पर मिस चोई बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि जून को पहले से सब कुछ पता था कि विंसेंजो ने प्रोसिक्यूटर ताई के बेटे को यूरोप की लीग में भेज दिया है, जिसकी वजह से वो तुम्हारे साथ डील करने के लिए मान गया है। ये तुमने नहीं बल्कि विंसेंजो ने किया है। और ये बोलकर वो मिस चोई की थोड़ी इंसल्ट कर देता है। इस पर मिस चोई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जून पर ही चिल्लाने लगती है कि तुम क्या समझते हो, मैं भी कुछ कम पागल नहीं हूँ, मैं उस विंसेंजो को हरा कर ही मानूंगी, तुम देख लेना। इसके बाद जून को भी उस पर गुस्सा आता है, लेकिन वो उसके बाद हंसने लगता है और कहता है कि मुझे ऐसे ही गुस्से वाले लोगों की जरूरत है, मुझे इंसानों की नहीं बल्कि शैतानों की जरूरत है अपनी टीम में जो कि इस विंसेंजो को हरा सके। और वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि अपना ये गुस्सा बनाए रखना, यही तुम्हें मदद करेगा विंसेंजो को हराने में। इसके बाद हम चाय और विंसेंजो को देखते हैं जो कि मिस चोई से मिलने जाते हैं। यहाँ पर जून भी होता है। चाय उससे कहते हैं कि बाबल ग्रुप जो मुआवजा लोगों को दे रहा है वो बहुत ज्यादा कम है। यहाँ पर चाया बहुत ज्यादा मुआवजा देने की मांग करती है, लेकिन मिस चोई कहती है कि बाबल ग्रुप मुआवजा देने के लिए तैयार हो गया, यही बहुत बड़ी बात है, जो जितना मिल रहा है उतने में ही राजी रहो। लेकिन तभी वो ऐसे जाने लगती है कि बाबल ग्रुप इससे ज्यादा मुआवजा नहीं दे सकता, लेकिन जून उसे रोक लेता है और कहता है कि शायद बाबल का सीईओ इससे ज्यादा मुआवजा देने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए अब मिस चोई समझ जाती है कि जून चाहता है कि मैं यहीं पर बैठ जाऊं और ज्यादा मुआवजा देने की बात मान लूं। इसके बाद वो इस बात पर मान जाती है और उससे पूछते हैं कि सच्ची सच्ची मुझे एक बात बताना कि आगे तुम्हारा कोई प्लान है बाबल ग्रुप के खिलाफ कुछ करने का। इस पर विंसेंजो बोलता है कि डूबती हुई जहाज को और तोड़ने कोई फायदा नहीं है, बाबल ग्रुप एक डूबती हुई जहाज है जो थोड़े टाइम में अपने आप ही डूब जाएगी। इस पर मिस चोई कहती है कहीं ऐसा ना हो कि उस डूबती हुई जहाज को एक लाइफ जैकेट मिल जाए। इस पर विंसेंजो और चाय कहते हैं कि लगता है तुम्हें बार बार हारने का बहुत शौक है, अगर वो जहाज फिर से ऊपर आ गई तो हम उसे फिर से डुबा देंगे। और ये कहकर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद जून की शक्ल तो देखने लायक होती है। इसके बाद हम मिस्टर पार्क और उसके लोगों को देखते हैं। अब वो बाबल ग्रुप का काम पूरा नहीं कर पाए थे, उस प्लाजा को नहीं तोड़ पाए थे। इसके बाद बाबल ग्रुप के लोगों ने उन सबको ही रेफ्रिजरेटर में बंद कर दिया था, जहां पर उनकी हालत बस मरने वाली हो जाती है। दूसरी तरफ हम मिस चोई को देखते हैं जो कि बैंक के प्रेसिडेंट के पास कॉल करती है, जिसका नाम हु यांग होता है, और उसे मिलने के लिए बुलाती है। दूसरी तरफ हम चाय और विंसेंजो को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में विंसेंजो की मां यानी कि
कि योंजो से मिलने जाते हैं। योंजो की हालत बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि उसे लंग्स का कैंसर था। इसके बाद डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके लंग्स का कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि आप उनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दें। लेकिन उसकी फैमिली तो कोई थी नहीं। इसके बाद चाहे उसे समझाते हैं कि हम तुम्हारा बेस्ट ट्रीटमेंट करवाएंगे, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन योंजो बोल देती है कि मेरे पास ट्रीटमेंट के पैसे नहीं है। इस पर विंसेंजो कहता है कि आपको पैसों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ मैं संभाल लूंगा। लेकिन योंजो कहती है कि मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। इस पर विंसेंजो गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं आपके सारे ट्रीटमेंट के पैसे उठा लूंगा, और ये कहकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हु योंग को देखते हैं जो कि मिस चोई से मिलने जाता है। दरअसल उन्हें पता चलता है कि मिस चोई हु योंग की लॉयर हुआ करती थी और उसने उसके फादर के बहुत सारे काले कारनामों को छुपाया है। इसलिए वो उसे कहती है कि तुम्हें बाबल ग्रुप में एक फेक इन्वेस्टमेंट करनी है। तुम्हारी इस फेक इन्वेस्टमेंट की वजह से सारे बैंक बाबल ग्रुप को लोन देने के लिए तैयार हो जाएंगे। पहले तो हु योंग इसके लिए मना करता है, लेकिन मिस चोई उसे ब्लैकमेल करती है कि अगर तुमने ऐसे नहीं किया तो मैं तुम्हारे सारे काले कारनामे दुनिया को बता दूंगी। अब इस बात पर हु योंग भी राजी हो जाता है और बाबल ग्रुप में फेक इन्वेस्टमेंट करने के लिए मान जाता है। इसके बाद हम विंसेंजो को देखते हैं जो कि मिस्टर जो से मिलने जाता है। मिस्टर जो से बताता है कि हम बिल्डिंग को तोड़े बिना भी उस लोग को खोल सकते हैं, लेकिन विंसेंजो से कहता है कि उसके लिए तो हमें मिस्टर वैंग की जरूरत होगी, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद हमें पता चलता है कि मिस्टर वैंग वही इंसान है जिनका ये लॉकर है और वो अब इस दुनिया में नहीं है, और वो लॉकर इस तरह से बंद है कि वो मिस्टर वैंग की आंख से ही खुल सकता है। मतलब उस बेसमेंट में एक इरीज लॉक है। विंसेंजो से पूछता है कि वो तो इस दुनिया में है नहीं, फिर उनकी आंख हम कहां से लेकर आएंगे। इसके बाद मिस्टर जो बताते हैं कि उनकी एक आर्ट गैलरी है जिसमें उन्होंने अपने एरीज लॉक को लॉक करके रखा है। हम वहां से उनके एरीज लॉक को उठा कर ला सकते हैं, जिसकी वजह से हम उस लॉक को खोल सकते हैं। इस पर विंसेंजो भी एग्री हो जाता है। इसके बाद हु योंग को देखते हैं जो कि विंसेंजो की मदर योंजो से मिलने जाता है और उसे पैसे देने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो अपना केस कभी भी रीओपन ना करवाए। इसके बाद हमें पता चलता है कि योंजो के ऊपर जिस आदमी को मारने का इल्जाम है वो हु योंग का फादर है। मतलब हु योंग का फादर ही वो इंसान था जिसने योंजो को असॉल्ट किया था, और उसी के मर्डर के झूठे इल्जाम में योंजो को जेल हो गई थी। इसलिए वो योंजो के पास पैसे देने आया था ताकि वो उस केस को कभी रीओपन ना करे, ताकि उसके लिए कभी प्रॉब्लम खड़ी ना हो। कि तभी यहाँ पर चाया भी आ जाती है और इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है कि तभी योंजो को भी गुस्सा आ जाता है और वो तो उसके बालों को पकड़ कर खींचने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हारे बाप ने मेरे साथ कितना बुरा किया और तुम भी यही सब कर रहे हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। और यहाँ पर चाय भी उस पर अपना गुस्सा निकालती है और ये फाइट का सीन बहुत ज्यादा फनी हो जाता है। इसके बाद हु योंग यहाँ से चला जाता है और चाय न्यूज में देख लेती कि हु योंग बाबल ग्रुप के साथ इन्वेस्टमेंट करने वाला है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट के बाद बाबल ग्रुप फिर से खड़ा हो सकता था। इसलिए वो इस इन्वेस्टमेंट को रोकने के लिए कोई जरिया ढूंढने लगते हैं। इसलिए वो सबसे पहले हु योंग की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि हु योंग को लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में इंटरेस्ट है। मतलब वो एक गे है। उसके ऊपर पहले भी बहुत सारे केसेस हो चुके हैं जिसमें उन्होंने लड़कों को असॉल्ट किया था, लेकिन मिस चोई उसकी लॉयर थी और उसने हर बार उसे बचा लिया था। इसके बाद चाया एक ऐसे लड़के को ढूंढने लगती है जो कि उसे सेड्यूस कर सके और अपनी बात मनवा सके। अब इसके लिए हमारे मेन हीरो विंसेंजो से परफेक्ट उसे कोई नहीं मिलता। अब हु योंग एक गे है तो हमारे विंसेंजो से ज्यादा हैंडसम और हॉट बंदा उसे कहां मिलेगा। इसके बाद वो विंसेंजो को कन्विंस करने लगते हैं, लेकिन विंसेंजो इसके लिए साफ मना कर देता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन चाया और मिस्टर नाम के बार बार कहने पर विंसेंजो को ना चाहते हुए मानना पड़ता है। इसके बाद चाया विंसेंजो को बताते कि वो हफ्ते में कई बार हॉर्स राइडिंग करने भी जाता है। अब विंसेंजो वहीं पर पहुंच जाता है और उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। यहाँ पर विंसेंजो सच में बहुत ज्यादा हैंडसम और हॉट लग रहा था, जिसे देखकर हु योंग तो बिल्कुल ही फ्लैट हो जाता है। यहाँ पर विंसेंजो उसके साथ बातें करना शुरू करता है और उसे सीड्यूस और उसे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जो कि हु योंग को बहुत ज्यादा पसंद भी आता है। इसके बाद हु योंग के साथ घुड़सवारी भी करता है, जिस टाइम तो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। और यहाँ पर हु योंग तो अपना पूरा दिल ही हार बैठता है विंसेंजो पर। इसके बाद ये दोनों एक डेट पर भी जाते हैं, जहाँ पर हु योंग उससे कहता है कि तुमसे मिलकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरा सोलमेट मिल गया है। अब उसकी ऐसी बातें और हरकतें देखकर विंसेंजो को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने ऊपर कंट्रोल करता है और उसे कहता है कि तुमसे मिलकर मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इसके बाद वो बातों ही बातों में उससे पूछ लेता है कि तुम इतनी कम उम्र में इतने बड़े बैंक के प्रेसिडेंट कैसे बन गए। इसके बाद वो उसके करीब आता है और उसे बताना शुरू करता है। वो उसे बताता है कि मैं जिस बैंक का प्रेसिडेंट हूँ उससे पहले उसके प्रेसिडेंट मेरे फादर थे,
लेकिन मेरे फादर की मौत के बाद अब मैं वहाँ का प्रेसिडेंट बन गया। इसके बाद वो बताता है कि मेरे फादर एक बहुत ही ज़्यादा घटिया इंसान थे और वो हमेशा ही औरतों को असोल्ट किया करते थे। इसलिए जब उन्होंने हमारे घर की एक नौकरानी जिसका नाम योंजो था उसको असोल्ट किया। दरअसल यहाँ पे हु योंग विंसेंजो की मदर की बात कर रहा था। इसके बाद हु योंग बताता है कि उन्होंने जब योंजो को असोल्ट किया लेकिन उसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए योंजो ने उसके फादर को गलती से मार दिया। अब ये सब सुनकर विंसेंजो को बहुत ज्यादा गुस्सा तो आ रहा था लेकिन वो चुपचाप बैठा हुआ था। इसके बाद हु योंग बताता है लेकिन ये सब होते हुए मेरी मदर ने भी देख लिया था, लेकिन मेरी मदर ने कोर्ट में कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो मेरे फादर की पोजीशन को हथियाना चाहती थी और मेरे फादर के मरने के बाद उनकी पोजीशन मेरी मदर को मिल गई और मैं इस बैंक का प्रेसिडेंट बन गया। इसके बाद हु योंग विंसेंजो से इस वीकेंड पर मिलने के लिए कहता है और विंसेंजो को इस बात पर भी हाँ करनी पड़ती है। दूसरी तरफ प्लाजा वाले लोगों को देखते हैं जो अपने अपने तरीकों से गोल्ड को ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें पूरे प्लाजा में गोल्ड कहीं भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ विंसेंजो और हु योंग को देखते हैं जो अपने डेट के लिए एक अमेजन पार्क में आए हुए थे जहां पर उनका पीछा करते हुए चाय और मिस्टर नाम भी आते हैं ताकि वो उन दोनों पर नजर रख सके। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हु योंग तो विंसेंजो से बहुत ज्यादा क्लोज हो रहा था, जिसे देखकर विंसेंजो को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन वो जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो अमेजन पार्क में घूम रहे थे वहां पर एक ज़ॉम्बी शो हो रहा था। अब ज़ॉम्बी को देखकर हु योंग बहुत ज्यादा डर जाता है। हु योंग उसे बताता है कि मुझे अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा डर ज़ॉम्बी से लगता है। अब यहाँ पर विंसेंजो से संभालता है और यहाँ से लेकर चला जाता है। इसके बाद उनकी डेट पूरी हो जाती है लेकिन इसके बाद विंसेंजो गुस्सा होने का नाटक करता है और वो हु योंग से बिल्कुल भी बात नहीं करता। हु योंग उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। विंसेंजो से पूछता है कि कुछ नहीं हुआ, मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ। लेकिन उसके बार बार पूछने पर विंसेंजो बता देता है कि मैंने सुना है कि तुम बाबल ग्रुप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि वो कितनी ज्यादा खतरनाक कंपनी है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। इस पर तो हमारा हु योंग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा फिक्र है। विंसेंजो बोलता है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र है लेकिन अब मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगा क्योंकि तुम मेरी बात क्यों सुनोगे, मैं तुम्हारी लाइफ में क्या ही इंपॉर्टेंस रखता हूँ। इसके बाद विंसेंजो यहाँ से गुस्से में चला जाता है और उससे बात करने के लिए भी मना कर देता है। अब यहाँ पर हु योंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सीधा विंसेंजो के ऑफिस पर पहुंच जाता है। अब बाहर बारिश हो रही थी लेकिन वो पूरे दिन बारिश में खड़ा रहता है और विंसेंजो से बात करने की कोशिश करता रहता है लेकिन विंसेंजो तो उससे बिल्कुल ही बात नहीं करता। अब ऐसे ही रात बीत जाती है और विंसेंजो फाइनली उससे मिलने आता है। इससे हमें पता चलता है कि हु योंग तो विंसेंजो के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका है, इसलिए वो उसे कह देता है कि तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। इस पर विंसेंजो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो दिन भी आ जाता है जहाँ पर हु योंग बाबल ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करने वाला था और यहाँ पर बहुत ही बड़ा सेमिनार हुआ था लेकिन वहाँ पर चाय भी आई हुई थी। इसलिए जुन चाय के पास मैसेज करता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चाय उसे रिप्लाई करती है कि मैं यहाँ प्यार की ताकत देखने आई हूँ। ये सच में बहुत ही फनी सीन होता है। अब इन लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है कि तभी यहाँ पर विंसेंजो आ जाता है और हु योंग को यहाँ पर वो आई लव यू बोल देता है, जिसकी वजह से तो हु योंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बाबल ग्रुप के साथ अपने डील साइन करने के लिए मना कर देता है, जिसकी वजह से जुन को गुस्सा आता है। इसके बाद वो ये भी बोल देता है कि बाबल एक घटिया और बेकार कंपनी है और ऐसे कंपनी के साथ मैं डील नहीं करता। अब ये बात सुनकर विंसेंजो और चाया बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब जुन को भी पता चल जाता है कि ये जरूर इन दोनों का एक प्लान होगा। अब जैसे ही हु योंग यहाँ से जाने वाला था तभी उसकी मदर यहाँ पर आ जाती है और हु योंग को साइड में करके उस पर बहुत चिल्लाती है और खुद बाबल ग्रुप के साथ अपनी डील साइन कर लेती है। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मिस चोई को देखते हैं जो हु योंग की मदर से मिलने गई थी। वो उसे ब्लैकमेल करती है कि अगर तुमने बाबल ग्रुप के साथ डील साइन नहीं की तो मैं तुम्हारे बेटे के सारे काले कारनामे दुनिया को दिखा दूंगी। अब हु योंग की मदर को भी हाँ करनी पड़ती है और इस तरह मिस चोई हु योंग की मदर को मना लेती है बाबल ग्रुप के साथ डील करने के लिए। इसलिए विंसेंजो का प्लान फेल हो जाता है और इस पर जून बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हु योंग जैसे यहाँ से बाहर निकलता है प्लाजा वाले लोग जो कि विंसेंजो के लिए काम करते थे वो उसे किडनैप कर लेते हैं और उसे एक रूम में बंद कर देते हैं जहाँ पर प्लाजा वाले लोग उसे ज़ॉम्बी बन के डराते हैं क्योंकि हु योंग को ज़ॉम्बी से सबसे ज्यादा डर लगता था। सच में बहुत डरावना और फनी सीन होता है। यहाँ पर हु योंग बस चिल्लाता ही रह जाता है लेकिन उसकी कोई हेल्प नहीं करता। इसके बाद बाबल ग्रुप का सेमिनार खत्म हो जाता है और यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स भी आए हुए थे जिनको विंसेंजो ने बुलाया था कि तभी यहाँ पर हु योंग भागा भागा आता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, जिसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि तभी यहाँ पर हु योंग रोने लगता है और उसे वहाँ पर विंसेंजो दिख जाता है। वो भागा भागा विंसेंजो के पास जाता है और उसके पैर पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज मुझे बचाओ। लेकिन तभी यहाँ पर हु योंग की मदर भी आ जाती है। अब हु योंग की मदर को ब्लैकमेलिंग और असॉल्ट के केस में अरेस्ट कर लिया जाता है। अब विंसेंजो हु योंग के पास आता है और उसे कहता है कि मेरा नाम विंसेंजो कासानो है क्योंकि विंसेंजो ने पहले उसे अपना नकली नाम बताया था। असल विंसेंजो ने अपनी मदर का बदला लेने के लिए हु योंग और उसकी फैमिली के साथ ये सब कुछ किया। इस
बात पर चाया बहुत ज्यादा खुश होने लगती है कि तभी मिस चोई कहती है, तो शायद तुम भूल गई हो कि तुम्हारे डैड के साथ क्या हुआ था। अब अपने डैड का नाम सुनकर चाय को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो सब रिपोर्टर्स को अपने चारों तरफ बुलाती है और सबको बता देती है कि मैं मिस्टर होंग की बेटी हूँ, जो कि बाबल ग्रुप के खिलाफ केस लड़ रहे थे और इसी जंग में वो मारे गए। लेकिन मैं बाबल ग्रुप के सारे काले कारनामे दुनिया के सामने लाकर रहूंगी और बाबल ग्रुप को बर्बाद कर दूंगी। और ये सब कहकर चाय और विंसेंट जो यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम होंसियो को देखते हैं, जो जून से कहता है कि विंसेंट और चाया हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम उन्हें खत्म क्यों नहीं कर देते। लेकिन जून कहता है कि अभी उन्हें खत्म करने का सही समय नहीं आया है, मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ, उसके बाद मैं उन सबको अपने रास्ते से हटा दूंगा। इसके बाद विंसेंट जो अपने घर चला जाता है, लेकिन घर जाकर वो डॉक्टर के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर विंसेंट और चाय को बता रहे थे कि योंजो को आज से बहुत साल पहले भी लंग्स का कैंसर हुआ था, लेकिन वो कैंसर अपने आप ही ठीक हो गया, लेकिन अब दोबारा ये कैंसर वापस आ गया है। इसका विंसेंजो को भी समझ में आ जाता है कि उसकी माँ ने उसे इस वजह से छोड़ दिया था क्योंकि उसे कैंसर था, वो नहीं चाहती थी उसके मरने के बाद उसके बेटे को कोई भी प्रॉब्लम हो, इसलिए उसने उसे ऑर्फनेज में छोड़ दिया। इसके बाद हम आधी रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर विंसेंजो की आंख खुलती है क्योंकि कबूतर बार बार उसकी खिड़की के ऊपर आकर उसे परेशान कर रहा था। विंसेंजो उसे इतना परेशान हो जाता है और उसे यहाँ से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कबूतर तो इतना ढीठ होता है कि यहाँ से जाता ही नहीं, इसलिए विंसेंजो उसका नाम इजा के निकाल देता है। दूसरी तरफ हम जून, मिस चोई और डायरेक्टर हान को देखते हैं, जो अपने बैंक के साथ डील करने के लिए बहुत ज्यादा खुश थे कि तभी जून के पास डायरेक्टर गिल का कॉल आता है। डायरेक्टर गिल जून के बारे में सब कुछ जानता था कि वही चेयरमैन है और इसलिए वो जून को ब्लैकमेल करता है और उसे कहता है कि मैं आपके सामने 2 शर्त रखने वाला हूँ अपना मुंह बंद रखने के लिए। पहली शर्त यह है कि आप मेरा खून नहीं करोगे। इस पर जून हाँ बोल देता है और दूसरी शर्त वो ये रखता है कि मुझे $30 मिलियन चाहिए, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपकी सारी सच्चाई दुनिया को बता दूंगा। अब ये बात सुनकर जून को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन वो कहता है कि आप जैसे कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। दूसरी तरफ हम चाय को देखते हैं, जो कि विंसेंजो की माँ योंजो से मिलने जाती है और उसे हुयोंग और उसकी माँ के साथ जो हुआ वो सब कुछ बता देती है। इस पर योंजो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि तभी यहाँ पर डॉक्टर्स भी आ जाते हैं और उसे पेन किलर लेने को कहते हैं, लेकिन वो इसके लिए मना कर देती है। कि तभी यहाँ पर विंसेंजो आ जाता है और वो योंजो के खाने को देखकर कहता है कि इससे अच्छा खाना तो जेल में मिलता है, क्या आप अपने पेशेंट को अच्छा खाना नहीं दे सकते। इसके बाद वो अपनी माँ योंजो को भी बहुत ज्यादा डांटता है कि वो पेन किलर टाइम पर नहीं ले रही है। अब उसके डांट में भी उसकी फिक्र छुपी हुई थी और वो डॉक्टर्स पर चिल्लाता है और कहता है अगर आप इनका अच्छे से ध्यान नहीं रख सकते तो मुझे बता दीजिए, मैं इनको अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाऊंगा। और ये सब कहकर वो यहाँ से चला जाता है। एक पल के लिए तो योंजो भी इन सब से डर जाती है, लेकिन वो इस बात से खुश थी क्योंकि विंसेंजो उसकी फिक्र कर रहा था। दूसरी तरफ मिस चोई, डायरेक्टर हान और होंसियो को देखते हैं, जो कि प्रोसिक्यूटर ताई और उसके असिस्टेंट से मिलने जाते हैं। यहाँ पर प्रोसिक्यूटर ताई बाबल ग्रुप की बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है और कहता है कि तुम लोगों को हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम हमसे अच्छे से बात करो और हमारा अच्छे से ख्याल भी रखना। लेकिन दूसरी तरफ जून सारी बातें सुन रहा था और उसकी ऐसी बातें सुनकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि लगता है तुम दोनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ हम चाय और विंसेंजो को देखते हैं, जो बाबल ग्रुप के जितने भी विक्टिम्स थे जिन्होंने उनका साथ दिया था वेयर हाउस को जलाने में, वो उन सब के साथ लंच करके वापस जा रहे थे। लेकिन जैसे ही चाय अपने घर वापस आती है, उस पर कुछ लोग हमला कर देते हैं जो अपने हाथ में हथौड़ा लेकर आए थे। अब उसे देखकर तो चाय बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है इतने सारे हथियारों में तुम्हें हथौड़ा ही मिला, मतलब सामने मौत खड़ी है, लेकिन इस लड़की को अभी भी अपना ड्रामा भा रहा है। ये सच में बहुत ही ज्यादा फनी सीन होता है। वो जैसे ही उस पर वार करने वाला था कि तभी यहाँ पर विंसेंजो आ जाता है और उन सारे गुंडों की अच्छी खासी धुलाई कर देता है। अब इस वजह से चाया बहुत ही ज्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ हम जून को देखते हैं, जिसने की प्रोसिक्यूटर ताई और उसके असिस्टेंट को किडनैप करवा लिया था क्योंकि वो बाबलूर के बारे में बहुत ज्यादा बकवास कर रहा था। ये लोग यहाँ पर बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर जून आता है और प्रोसिक्यूटर ताई के असिस्टेंट को बहुत बुरी तरह से और बेरहमी से पीट पीट कर मार डालता है, जिसे देखकर तो मिस चोई, डायरेक्टर हान और होंसियो के तो होश ही उड़ जाते हैं। और प्रोसिक्यूटर ताई तो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और बार बार उसे माफी मांगने लगता है और बिना कुछ कहे ही उनकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम चाय को देखते हैं, जो इस हादसे की वजह से बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए विंसेंजो उसे कहता है कि आज रात तुम एक होटल में रुक जाओ। लेकिन जैसे ही चाय होटल जाती है, वहां पर भी उसे सब जगह गुंडे ही दिखाई दे रहे थे। वहां पर एक आदमी काम कर रहा था, लेकिन चाय को तो उसमें भी गुंडा दिखाई दे रहा था और वो इससे इतना ज्यादा डर जाता है कि होटल से ही भाग जाती है। इसके बाद हम विंसेंजो को देखते हैं, जो कि अपने घर वापस आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने बेडरूम में जाने वाला था, वो देखता है कि उसके पूरे बेडरूम में तो कबूतर ही कबूतर हो रखे थे, जिसे देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह कहता है कि जल्दी से मेरे रूम से निकल जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन कबूतर कहाँ उसके सुनने वाले थे, वो विंसेंजो को ही उसके रूम से बाहर निकाल देते हैं। विंसेंजो कहता है कि मैं इन कबूतरों को नहीं छोड़ूंगा। ये सच में बहुत ज्यादा फनी सीन था। दूसरी तरफ हम चाय को देखते हैं, जो कि इतना ज्यादा डर जाते हैं कि विंसेंजो से ज्यादा सेफ जगह उसे कहीं नहीं मिल सकती, इसलिए वो भागकर विंसेंजो घर आ जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम
जुन और होन्सियो को देखते हैं। होन्सियो जुन को बताता है कि उसने चाय को मरवाने की कोशिश की थी, लेकिन इस बात को सुनकर जुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर गिलास ही देकर मारता है, लेकिन इससे होन्सियो बच जाता है। जुन उस पर चिल्लाता है कि तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी। होन्सियो उसे कहता है कि मैं तो बस आपके दुश्मनों को कम कर रहा था, लेकिन जुन उसे कहता है कि आज के बाद अगर ऐसा किया तो वो तुम्हारी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। इसके बाद हम जुन को अपने ऑफिस में देखते हैं। वहां जाकर उसे चाय की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगती है, इसलिए वो उसे वीडियो कॉल करता है और उसके हालचाल के बारे में पूछता है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि वो अपने घर में नहीं है। वो उसे पूछता है कि वो कहाँ पर है, लेकिन तभी जुन को पीछे से विंसेंजो दिख जाता है। चाय उसे बताते हैं कि वो विंसेंजो के साथ रह रही है। इसके बाद वो फोन कट कर देती है। अब ये देखकर जुन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब ये देखकर हमें समझ में आ जाता है शायद जुन चाय को लाइक करता है। इसके बाद विंसेंजो को देखते हैं जो कि मिस्टर जो से मिलने जाता है। अब मिस्टर जो उस गोल्ड के असली ओनर की आंख का लॉक ले आए थे, मतलब इरीज लॉक। अब बस उन्हें ये करना था कि उन्हें टेंपल को कहीं और शिफ्ट करना था ताकि वो आराम से उस बेसमेंट को खोल सके। लेकिन विंसेंजो जैसे ही उन मोंक के पास जाता है और उस टेंपल को हटाने की बात करता है तो वो मोंक यहाँ से हटने के लिए साफ साफ मना कर देते हैं। इसके बाद हम मिस्टर पार्क उसके लोगों को देखते हैं। अब वो बाबल ग्रुप के कोई काम नहीं कर पाए थे, मतलब वो इस प्लाजो को खाली नहीं करवा पाए थे, इसलिए बाबल ग्रुप ने उन्हें कंपनी से निकाल दिया था। इसलिए मिस्टर पार्क और उसके लोग अब इसी प्लाजा में आ जाते हैं और यहाँ पर एक ट्रैवल एजेंसी खोल लेते हैं। दूसरी तरफ हम चाय और विंसेंजो को देखते हैं जो कि ऑफिसर जे नाम के इंसान से मिलने आए थे। दरअसल ऑफिसर जे भी एक बहुत ही ईमानदार और अच्छा ऑफिसर है और वो भी बाबल ग्रुप के खिलाफ कुछ करना चाहता है, लेकिन उसे कभी बाबल ग्रुप के खिलाफ सबूत ही नहीं मिले। इसके बाद विंसेंजो उसे बताता है कि बाबल का असली चेयरमैन होन्सियो नहीं है। इसके बाद उसे भी याद आता है कि एक बार वो डायरेक्टर गिल से मिलने गया था, उसने भी यही बात कही थी, लेकिन तब उसे ये बात समझ में नहीं आती। इस बात को जानकर चाय और विंसेंजो को यकीन हो जाता है कि डायरेक्टर गिल जानते हैं कि बाबल का असली चेयरमैन कौन है, इसलिए वो डायरेक्टर गिल से मिलने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ जुन को देखते हैं जो कि इन्हीं लोगों पर नजर रख रहा था। दूसरी तरफ होन्सियो को देखते हैं जो कि अपने सारे डायरेक्टर्स को बुलाता है और कहता है हम फिर से RDU-90 का प्रोडक्शन करने वाले हैं और इस बार अपने वेयर हाउस की सिक्योरिटी बढ़ा लेना, वरना पिछली बार की तरह फिर से उसे कोई आग लगाकर ना चला जाए। अब जैसे ही ये बात विंसेंजो और चाय को पता चलती है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि RD-90 बहुत ज्यादा खतरनाक दवाई है और वो सब नहीं चाहते थे कि ये दवाई मार्केट में लॉन्च हो, वरना बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। कि तभी उनके पास ऑफिसर जे का कॉल आता है और वो भी इसी के बारे में बात बताता है और कहता है कि हमें जल्दी से डायरेक्टर गिल से मिलना होगा और उसे पता करना होगा कि बाबल का असली चेयरमैन कौन है और मैं इस सब काम में तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए ये सब लोग डायरेक्टर गिल से मिलने का प्लान बनाते हैं। दरअसल डायरेक्टर गिल अपने फार्म हाउस में रहने गया हुआ था, इसलिए विंसेंजो, चाय और मिस्टर नाम डायरेक्टर गिल के उसी फार्म हाउस में पहुंच जाते हैं जिसका एड्रेस ऑफिसर जे ने उन्हें दिया था। लेकिन जैसे ही वो वहां पर जाते हैं वहां पर डायरेक्टर गिल और उसके सभी साथियों का खून पहले से ही हो चुका था, मतलब बाबल ग्रुप ने इनका मर्डर करवा दिया था, क्योंकि इनके अलावा कोई और सच जानता ही नहीं था कि बाबल का असली चेयरमैन कौन है। इसलिए इन्हें यहाँ से भी कुछ पता नहीं चलता। कि तभी यहाँ पर चाय को पता चलता है कि जितने भी बाबल ग्रुप के विक्टिम्स थे उन्होंने भी सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है। उसके फोन में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि हमें और हिम्मत नहीं है बाबल ग्रुप से लड़ने की, इसलिए हम सुसाइड करने जा रहे हैं। और इसे पढ़कर तो चाय और विंसेंजो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जल्दी से उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर इन लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सब एक कार में है और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन पुलिस ने इस केस को सुसाइड मान लिया है और इसलिए इसके आगे वो कोई भी छानबीन नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि ये सब बाबल ग्रुप नहीं करवाया है, उन्होंने उन सारे विक्टिम्स को मरवाया है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उन्होंने विंसेंजो को साथ दिया है उनके वेयर हाउस को जलाने में। दूसरी तरफ हम जुन को भी देखते हैं जो अपने बाबल टावर को घूरे जा रहा था। इसके बाद हम चाय को देखते हैं जो कि पुलिस के पास जाती है और बताती है कि वो विक्टिम्स अपने ट्रिप पर जाने से पहले बहुत ज्यादा खुश थे, तो वो सुसाइड नहीं कर सकते, उनका जरूर मर्डर हुआ होगा। लेकिन पुलिस उसकी एक ही बात नहीं सुनती, क्योंकि पुलिस को भी बाबल ग्रुप की तरफ से बहुत सारे पैसे मिल रहे थे। विंसेंजो यहाँ पर समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वो चाय को लेकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन चाय उन सारे विक्टिम्स की लाशों को फ्रीजर में रखवा देती है, क्योंकि वो उन सब का पोस्टमार्टम करवाना चाहती थी, क्योंकि उसे यकीन था कि उनका मर्डर हुआ है। उन सब की मौत को देखकर विंसेंजो और चाय को सच में बहुत ही बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है। विंसेंजो से कहता है कि अब तक मैंने हाथ बांध रखे थे, मैंने अपना असली माफिया का रूप नहीं दिखाया था, लेकिन अब जो उन्होंने किया है वो बहुत ही घटिया और गिरी हुई हरकत है। अब मैं उन्हें बताऊंगा कि बदला लेना किसे कहते हैं, जिस पर चाय भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। विंसेंजो कहता है कि हम कानून में रहकर उनका सामना नहीं कर सकते, इसलिए अब हमें कानून से बाहर आना होगा। दूसरी तरफ हम प्लाजा वाले लोगों को देखते हैं जिन्हें पता चल गया था कि बाबल ग्रुप ने उन लोगों को मरवा दिया है जो कि उसके खिलाफ जाते हैं, इसलिए इन लोगों को भी डर लग रहा था, क्योंकि ये भी उस प्लाजा को खाली ना करके बाबल ग्रुप के काम के बीच में आ रहे थे, इसलिए इन्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा था कहीं अगला नंबर इन्हीं का ना हो। दूसरी तरफ मिस चोई और डायरेक्टर हान को भी इस बारे
बारे में पता चल जाता है। डायरेक्टर हान तो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि हमारा फ्यूचर भी ऐसा ही ना हो, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मिस चोई कहती है कि जिस दिन चेयरमैन जुन ने अपनी सच्चाई हमें बताई थी उसी दिन से फांसी का फंदा हमारे गले में आ गया था, तो बस हमें इस बात की टेंशन लेनी है कि कब ये फांसी का फंदा बंद होने वाला है। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर तो डायरेक्टर हान बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। दूसरी तरफ हम चाया और विंसेंजो को देखते हैं जो उन्हें विक्टिम्स की फोटो को देख रहे थे और उन्हें इस बारे में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि वो उन सबको बचा नहीं पाए। इस पर विंसेंजो सबसे पहले तो उन पुलिस ऑफिसर्स को पकड़ता है जो कि बाबल ग्रुप के साथ मिले हुए थे। दूसरी तरफ हम इन दोनों पुलिस वालों को देखते हैं जो कि बाबल ग्रुप से लाए हुए पैसों को किसी सेफ जगह पर रखने जा रहे थे, लेकिन विंसेंजो शुरू से उनका पीछा कर रहा था और मौका पाते ही वो उन दोनों को किडनैप कर लेता है और उन दोनों को किडनैप करके बेहोश कर देता है और उन दोनों को एक पुरानी सी बिल्डिंग में लेकर चला जाता है। वहां पर वो अपने आप को पाकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। विंसेंजो उन्हें कहता है कि अगर मैं यहाँ से तुम्हें 3 बार किक करूंगा तो तुम सीधा उस बिल्डिंग के नीचे जाकर गिरोगे, इसलिए अच्छा होगा कि तुम 3 किक मारने से पहले ही मेरे सवालों के जवाब दे दो। विंसेंजो उससे कहता है कि सबसे पहले तो मुझे उन विक्टिम्स का पोस्टमार्टम सर्टिफिकेट चाहिए जिससे पता चल सके कि उनकी मौत कैसे हुई, लेकिन इसके लिए वो मना कर देते हैं। इसलिए विंसेंजो उन्हें 1 बार किक करता है। इसके बाद वो बोलता है दूसरा काम, ये सारे काम करने के बाद तुम अपनी जॉब से रिजाइन कर दोगे क्योंकि तुम पुलिस वाले बनने के लायक नहीं हो। और वो तीसरी किक करने ही वाला था कि तभी यहाँ पर चाय आ जाती है और उन्हें तीसरी बार किक करती है क्योंकि वो अब भी विंसेंजो की बात नहीं मान रहे थे। इसलिए वो बिल्कुल ही किनारे पर पहुंच जाते हैं जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और विंसेंजो की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम डायरेक्टर हान को देखते हैं जो कि होन्सो के साथ होता है। वो उसे अपने ही भाई जुन के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है क्योंकि वो जुन से बहुत ज्यादा डर चुका था, लेकिन होन्सो उसकी बातों को समझ जाता है कि वो उसे जुन के खिलाफ जाने के लिए कह रहा है, लेकिन होन्सो में भी इतनी हिम्मत नहीं थी। वो बोलता है कि मैं तो चेयरमैन बनने के लायक ही नहीं हूँ। अब उसकी ऐसी बातों को सुनकर डायरेक्टर हान उसके सामने पलटी मारता है और टॉपिक को ही चेंज कर देता है और कहता है कि मैं तो बस आपका टेस्ट ले रहा था कि आप अपने भाई के साथ हो या फिर नहीं, और होन्सो की बहुत ज्यादा तारीफ करता है, इसलिए वो इस बार उसकी बातों में आने से बच जाता है। दूसरी तरफ विंसेंजो को देखते हैं जिसे इटली से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि कोई उसे इटली में यहाँ पर ढूंढ रहा है, लेकिन विंसेंजो कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो मुझे कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे। इसके बाद वो जैसे ही अपने घर जाता है वो देखता है कि चाय पहले से ही यहाँ पर आई हुई है। वो उससे पूछता है कि तुम मेरे घर के अंदर कैसे आई। वो उसे चाबी दिखाती और कहती है तुमने ही तो कहा था जब मुझे जरूरत हो मैं तुम्हारे घर पर आ सकती हूँ, इसलिए वो यहाँ पर आ गई थी। इसके बाद ये दोनों फ्रेश होते हैं, चेंज करते हैं और खाना खाने बैठ जाते हैं। इन दोनों की बातों से हमें पता चल जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे हैं। खाना खाने के बाद चाय तो यहाँ पर टेबल पर ही सो जाती है और विंसेंजो बड़े ही प्यार से उसे देखने लगता है। दूसरी तरफ हम जून को देखते हैं जो उस प्लाजो को तोड़ने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन डायरेक्टर हान इसके लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि अभी सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ बहुत सारे रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, लेकिन जून उसकी एक भी नहीं सुनता और उस प्लाजो को खाली करवाने के लिए वहां पर कुछ लोगों को भेज देता है। दूसरी तरफ हम चाय और विंसेंजो को देखते हैं जो उन विक्टिम्स के कातिलों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है कि शुरू से ही एक कार उन विक्टिम्स की कार को फॉलो कर रही थी। जरूर उन्होंने ही उन विक्टिम्स के साथ कुछ किया होगा। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि सबसे पहले उन्होंने विक्टिम्स की कार का एक्सीडेंट किया होगा। इसके बाद उन्होंने उन विक्टिम्स को बेहोश कर दिया और उसके बाद एक जहरीली गैस को उनकी कार में छोड़ दिया जिससे दम घुटने की वजह से उन सब की मौत हो गई और उन्होंने ये सब कुछ एक एक्सीडेंट की तरह दिखा दिया। इसके बाद विंसेंजो सबसे कहता है कि जिन लोगों ने विक्टिम्स को मारा है उन लोगों ने बाबल के चेयरमैन को जरूर देखा होगा क्योंकि इतने बड़े ऑर्डर फोन पर नहीं दिए जाते। उन लोगों को बाबल के चेयरमैन का चेहरा जरूर दिखा होगा, इसलिए वो उन लोगों को पकड़ने ट्राई करता है ताकि वो बाबल के असली चेयरमैन को ढूंढ सके। दूसरी तरफ हम सीओ को देखते हैं जो किसी न किसी बहाने से इन सब की बातें सुन रहा था, इसलिए सब लोग प्लान बनाने लगते हैं कि बाबल के असली चेयरमैन को उकसाया जाए ताकि वो खुद ही सामने आ जाए। इसलिए ये प्लाजो वालों की हेल्प मांगते हैं। इसलिए अब ये बाबल ग्रुप के खिलाफ उनके चेयरमैन के खिलाफ की बहुत ही ज्यादा फनी शो बनाते हैं जिसमें ये बाबल ग्रुप की भर भर के बेइज्जती करते हैं ताकि उन सबको गुस्सा आए और वो बाबल का जो असली चेयरमैन है वो अपने आप ही सामने आ जाए। और इसमें विंसेंजो चाय और पूरे प्लाजो वाले लोग भी उनका साथ देते हैं और ये जो मूवमेंट था वो पूरे ड्रामा का सबसे फनी मूवमेंट था। सबसे पहले वो प्रोसिक्यूटर चोई के पास जाते हैं और कहते हैं कि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है और जब उसका मन कुछ नहीं करता तो बंदरों की तरह डांस करने लगती है। ये सुनकर तो चोई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो डायरेक्टर हान के बारे में बताते हैं कि वो एक नंबर का चमचा है, वो सिर्फ चमचागिरी करता है। ये सुनकर उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद चेयरमैन होन्सो के बारे में बताता है कि उसे कुछ भी नहीं पता, वो एक नंबर का बेवकूफ इंसान है, उसके जैसे बेवकूफ इंसान को चेयरमैन होना ही नहीं चाहिए। अब ये सुनकर होन्सो को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जुन
उन सबको शांत करता है और कहता है कि ये सब उन सब की चाल है, वो मुझे प्रोवोक करके सबके सामने लाना चाहते हैं, इसलिए जुन उन सबसे कहता है कि वो मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसके बाद हम विंसेंजो और चाय को देखते हैं। अब इनका पहला फनी शो वाला प्लान तो फ्लॉप हो जाता है, इसलिए वो दूसरा तरीका आजमाते हैं जिसमें ये उन तीनों को बहुत ही बुरी तरह से डरा देंगे, जिसकी वजह से उनका जो असली चेयरमैन है वो सबके सामने आए। सबसे पहले डायरेक्टर हान को डराने की प्लानिंग करते हैं और जैसे ही डायरेक्टर हान अपने कमरे में जाता है, उसके कमरे की एक दीवार पर खून से बहुत ही बड़े कैपिटल वर्ड में सील लिखा हुआ था, जिसे देखकर ये बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अब बारी थी मिस चोई की। जैसे ही वो अपने वॉशिंग मशीन सेंटर में होती है, ये लोग बाहर से दरवाजे को ही लॉक कर देते हैं और उसके बाद प्लाजा के एक ज़ॉम्बी बॉय जो पहले भी ज़ॉम्बी बन के हुयोंग को डरा चुका था, वो उसे ज़ॉम्बी बन के बहुत बुरी तरह से डराता है। यहाँ पर मिस चोई इतने ज्यादा डर जाते हैं कि डर के मारे वो तो बेहोश ही हो जाती है और उसके बेहोश होने का फायदा उठाकर वो लड़का भी वहां पर सी लिखकर भाग जाता है और मिस चोई को जैसे ही होश आता है, उसी को देखकर डर जाती है और सोचती है इस सी का क्या मतलब है। इसके बाद बारी आती है होन्स्यू की। जैसे ही वो अपनी पार्किंग में आता है, वहां पर एक छोटी सी टॉय कार आती है जिस पर एक टाइमर लगा हुआ था। उस टाइमर को देखकर लग रहा था जैसे कि उसमें बॉम्ब हो। अब ये सोचकर वो यहाँ से भागने लगता है। वो छोटी सी टॉय कार से डरकर यहाँ से वहां भागने लगता है, लेकिन जैसे ही वो कार सामने आकर रुकती है, उसमें से एक छोटा सा फ्लैग बाहर आता है जिस पर भी सी लिखा हुआ था, जिसे देखकर होन्स्यू बहुत बुरी तरह से डर जाता है कि सी का क्या मतलब है। अब वो सब ये सारी फोटो जुन को भी भेज देते हैं। जुन को भी समझ नहीं आ रहा होता कि सी का क्या मतलब है। इसके बाद जुन एक आदमी से मिलने जाता है। दरअसल जुन ने इस आदमी को इटली भेजा था ताकि वो विंसेंजो की असलियत पता लगाए। अब जुन को भी पता चल जाता है कि विंसेंजो असल में एक माफिया है और ये आदमी उसकी कुछ फोटोज भी लेकर आया था जिसमें कि विंसेंजो ने अपने दुश्मनों को बहुत ही बेरहमी से मार रखा था। जुन उससे पूछता है कि तुम कहना चाहते हो कि विंसेंजो ने ये सब कुछ किया है जो कि इन फोटोज में है। वो आदमी कहता है कि विंसेंजो आपकी सोच से कहीं ज्यादा बेरहम और खतरनाक है। उसमें से कुछ फोटोज पर सी भी लिखा हुआ था। होन्स उससे पूछता है कि सी का क्या मतलब है। वो बताता है कि सी का मतलब है कसानो फैमिली। विंसेंजो किसी को भी मारने से पहले सी नाम की वार्निंग देता है। इससे तो होन्स बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि हाल ही में उसे डायरेक्टर हान और मिस चोई को भी वार्निंग मिली थी। इसके बाद जो उनसे कहता है कि मैंने विंसेंजो को हल्के में लिया, वो चाय का सिर्फ एक पार्टनर नहीं है, वो एक तूफान है जो हमारी तरफ बढ़ रहा है। होन्स उससे पूछता है कि अब तुम क्या करोगे। जो उसे बताता है कि मैं विंसेंजो को मार डालूंगा वरना वो हम सबको मार देगा। दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं जिसके पास विंसेंजो की फोटो होती है जो कि विंसेंजो को ही मारने जा रहे थे क्योंकि जुन ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। दूसरी तरफ हम चाय को देखते हैं जो विंसेंजो को वार्निंग दे रही थी, अगर तुमने मेरे बिना कुछ करने की सोची तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए जब भी तुम कहीं भी जाओगे तो मुझे अपने साथ लेकर जाओगे। क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि विंसेंजो को कुछ हो जाए और यहाँ पर विंसेंजो भी नहीं चाहता था कि चाय को कुछ हो जाए, इसलिए वो अपने आप ही अलग प्लानिंग बनाने लगता है कि तभी चाय के पास जुन की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन है। इसलिए चाय यहाँ से जुन से मिलने निकल जाती है और पीछे से विंसेंजो मिस्टर नाम को अपने पास बुलाता है और उसके फेस को कवर करके एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो कहता है कि उन विक्टिम्स ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उनका मर्डर हुआ है। और इसमें वो अपनी लोकेशन भी शेयर कर देता है कि मैं उस जगह पर जा रहा हूँ जहाँ पर विक्टिम्स की किडनैपिंग हुई थी और वहां जाकर मैं पता लगा लूंगा कि उन लोगों को किसने मारा है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये सारा विंसेंजो का ही प्लान है। वो जानबूझकर अपनी लोकेशन उस वीडियो में बताता है जिसकी वजह से वो सारे लोग उसे मारने आएंगे और उस टाइम वो उन लोगों को पकड़ लेगा और उनसे बाबल के असली चेयरमैन का पता कर लेगा। दूसरी तरफ प्लाजा का सीन देखते हैं जहाँ पर बाबल के भेजे हुए गुंडे उस प्लाजा को खाली करवाने के लिए पहुंच जाते हैं और वो अपने साथ हथियार भी लेकर आए थे जिससे वो प्लाजा के रहने वाले लोगों को डराने लगते हैं और उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं कि लेकिन तभी यहाँ पर मिस्टर पार्क और उसके लोग भी आ जाते हैं जो पहले भी गुंडे रह चुके हैं, इसलिए वो उनसे लड़ाई करते हैं लेकिन बहुत ही बुरी तरह से बेचारे हार जाते हैं। इसलिए ये लोग इनके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और उन्हें यहाँ से बाहर निकालने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे वो अंकल आ जाते हैं जो कि इस प्लाजा में लॉन्ड्री का काम करते थे। वो इन सबको बहुत ही बुरी तरह से अपनी कैची के हेल्प से मारते हैं। सच में उनकी फाइटिंग स्किल को देखकर प्लाजा वाले लोग तो बहुत ही हैरान हो जाते हैं और वो इन सारे गुंडों को बहुत ही बुरी तरह से मार के यहाँ से भगा देते हैं। दूसरी तरफ हम चाय को देखते हैं जो जून से मिलने जाती है और कहती है बताओ क्या जरूरी बात करनी है। लेकिन जून बोल देता है कि कोई जरूरी बात नहीं है, मैं तो बस तुमसे मिलना चाहता था। इस बात पर चाय को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे थोड़ा डांट देती है। इसके बाद उसके पास मिस्टर नाम का कॉल आता है जो उसे बताता है कि विंसेंजो अकेले ही उन कातिलों से भिड़ने गया है। इस पर चाय को विंसेंजो की फिक्र होने लगती है और वो जून को भी अपने साथ ले जाती है। इसके बाद जून, चाया, मिस्टर नाम और मिस्टर ली सब जाके मिलकर विंसेंजो
विंसेंजो को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ उन लोगों को देखते हैं जो कि विंसेंजो का पीछा करते हुए यहाँ पर आए थे, लेकिन हमारा विंसेंजो तो पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। और यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग फाइट होती है जिसमें लास्ट में हमारा हीरो विंसेंजो उन सबको मार देता है। और दूसरी तरफ हम चाय को देखते हैं जो विंसेंजो को बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन फिर भी वो कॉल नहीं उठा रहा था, जिसकी वजह से वो रोने लगती है क्योंकि उसे विंसेंजो की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी थी। दूसरी तरफ विंसेंजो को देखते हैं जिसने एक आदमी को जिंदा पकड़ लिया था। वो उसके फोन को उठाता है जिसमें चेयरमैन का नाम जुंग होन्सियो नाम से सेव किया था। मतलब अब उसे बाबल के असली चेयरमैन का क्लू मिल जाता है, जिससे वो उसे पूछता है कि बाबल का असली चेयरमैन कौन है, लेकिन वो आदमी उसे कुछ भी नहीं बताता। वो उसे कुछ बताता इससे पहले वहां पर चाय और वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर हम चाय को देखते हैं जो कि भागते हुए आती है और विंसेंजो को गले से ही लगा लेती है क्योंकि उसे विंसेंजो की सच में बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। और यहाँ पर एक क्यूट सा मोमेंट बन जाता है। इसके बाद चाय उससे कहते हैं कि तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारी कितनी ज्यादा फिक्र हो रही थी। इसके बाद विंसेंजो बताता है कि मुझे बाबल का असली चेहरा का पता चल गया है। और ये बोलकर वो पीछे जून की तरफ देखने लगता है और चाय भी जून की तरफ देखती है। और जून भी इन दोनों की तरफ देख रहा था और बहुत ही ज्यादा डर चुका था कहीं विंसेंजो को उसके बारे में पता ना चल गया हो। इसके बाद वो बताता है कि मुझे इन कातिलों के पास से एक फोन मिला है जिसमें चेयरमैन का नाम जुंग हांसियो के नाम से सेव है। मतलब कि बाबल के असली चेयरमैन का नाम जुंग हांसियो है, लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता था कि वो दिखता कैसा है, इसलिए वो उसी के नंबर पर बार बार कॉल करता है। और हम दूसरी तरफ जुन को देखते हैं जिसका कि फोन बज रहा था। इसके बाद हमें पता चलता है कि जुन के पास दो फोन है, एक से वो जुन बन के बात करता है और दूसरे से वो बाबल का चेयरमैन यानी कि जुंग हांसियो बन के बात करता है। जैसे विंसेंजो कॉल करता है वो कॉल नहीं उठाता क्योंकि वो तो सामने ही खड़ा था। विंसेंजो से पूछता है कहीं तुम्हारा फोन तो नहीं बज रहा, लेकिन जुन उसे दूसरा फोन निकाल के दिखा देता है कि मेरा फोन नहीं बज रहा। इसलिए विंसेंजो का उस पर शक नहीं जाता। जब बार बार कॉल करने के बाद भी वो फोन नहीं उठाता तो विंसेंजो उसे कॉल करना बंद कर देता है। मिस्टर फी और मिस्टर किम आते हैं जो पहले मिस चोई के लिए काम करते थे, लेकिन अब वो विंसेंजो के लिए काम करते हैं। विंसेंजो ने कह देता है कि ये सब मैस यहाँ से क्लीन करो, मतलब कि उन लाशों को ठिकाने लगाओ। इसके बाद वो जुन से कहता है कि आज के बाद हमारे काम के बीच में मत आना वरना तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जुन यहाँ से चला जाता है। इसके बाद मिस्टर ली और मिस्टर नाम यहाँ पर आते हैं जो सारी साफ सफाई करते हैं, मतलब यहाँ जितने भी सबूत थे विंसेंजो के खिलाफ उन सबको मिटा देते हैं। दूसरी तरफ हम जून को देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में था और गुस्से में वो अपना चेयरमैन वाला फोन ही तोड़ देता है जिस पर कि विंसेंजो ने कॉल किया था। वो खुद से कहता है कि आज मैं बाल बाल बच गया। इसके बाद वो कहता है कि विंसेंजो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ विंसेंजो चाया और उन दोनों को देखते हैं जो कि उन लोगों को वैसे तड़पा रहे थे जैसे तड़पा तड़पा कर उन्होंने विक्टिम्स को मारा था, मतलब कि कार में सफोकेट करके। इसके बाद वो सबसे पूछते हैं कि बाबुल का असली चेयरमैन कौन है। वो बोलते हैं कि हमने उन्हें कभी नहीं देखा, जब भी हम कॉल पर बात करते थे तो वो वॉइस चेंजर का यूज करता था, मतलब कि हम उसकी आवाज भी नहीं पहचानते और हमने उससे सामने से कभी देखा भी नहीं। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद विंसेंजो चाया और वो सब यहाँ से चले जाते हैं और उन सबको यहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद मिस्टर फी और मिस्टर किम इस कार को एक लेके में धक्का दे देते हैं ताकि वो इसे एज ए सुसाइड दिखा सके। दूसरी तरफ विंसेंजो और चाया को देखते हैं जो कि घर पर बैठे ड्रिंक कर रहे थे। चाया तभी उससे कहती है जब मैंने तुम्हें हग किया था तो मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो गई थी, कहीं मैं तुम्हें लाइक तो नहीं करने लगी। इस पर विंसेंजो कुछ भी नहीं कह पाता, लेकिन चाय कहती है कि मुझे टेस्ट करना होगा। विंसेंजो कहता है और ये तुम कैसे करोगी। चाय उससे कहती है कि जल्दी से खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें 10 सेकंड तक हग करूंगी। अगर मेरी हार्ट बीट सच में फास्ट हो गई तो मैं समझ जाऊंगी कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए वो विंसेंजो को टाइटली हग कर लेती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर चाय की फीलिंग्स का नहीं बल्कि विंसेंजो की फीलिंग्स का टेस्ट हो रहा था। उसकी शक्ल देखकर साफ पता चल रहा था कि खुद को कंट्रोल कर रहा है और यह बहुत ही रोमांटिक सा मोमेंट बन जाता है। लेकिन चाय उससे कहती है कि मेरी हार्ट बीट शायद इसलिए फास्ट हुई थी क्योंकि उस टाइम तुम्हारी जान खतरे में थी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अब इस पर विंसेंजो भी रिलैक्स फील करता है और ये दोनों अलग हो जाते हैं। इसके बाद हम विंसेंजो को देखते हैं जो कि अपनी मां योंजो से मिलने जाता है जो कि बुनाई कर रही थी। वो उससे पूछता है कि आज से 28 साल पहले आपको लंग्स का कैंसर हुआ था जो कि अपने आप ठीक हो गया। इस पर योंजो हाँ बोल देती है। इसके बाद विंसेंजो पूछता है क्या उस टाइम आपको कोई बेटा भी था। इस पर योंजो उसे सच बता देती है कि मेरा एक छोटा बेटा भी था, लेकिन मैंने उसे ऑर्फनेज में छोड़ दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे मरने के बाद उसका बुरा हाल हो जाए। इसलिए मैंने सोचा कि उसे ऑर्फनेज में उसे एक अच्छी फैमिली मिल जाएगी और वो खुश रहेगा। लेकिन विंसेंजो कहता है कि अपनी माँ के बिना मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी खुश रहा होगा। यह बोलकर सच में बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम वो संग फार्म का सीन देखते हैं जहाँ पर जून मिस्चो और डायरेक्टर हान होते हैं और वो विंसेंजो के बारे में सोच रहे थे क्योंकि अब उन सबको पता चल गया था कि विंसेंजो एक माफिया है। यहाँ पर डायरेक्टर हान की तो हालत देखने वाली होती है। इसके बाद जून डायरेक्टर हान से पूछता है अगर विंसेंजो तुम्हें
पकड़कर टॉर्चर करेगा तो क्या तुम टॉर्चर बर्दाश्त कर लोगे। इस पर पहले तो डायरेक्टर हान मना कर देता है और वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन फिर जुन को गुस्सा आता है और वो कह देता है कि मैं आपके लिए टॉर्चर बर्दाश्त कर लूंगा। ये सच में बहुत ही फनी सीन होता है। इसके बाद विंसेंजो के खिलाफ प्लान बनाते हैं कि हम उसके माफिया होने का फायदा उठाते हैं और पुलिस को बता देते हैं कि वो एक माफिया है, फिर उसे अपने आप पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। इसके बाद विंसेंजो को देखते हैं जिसके पास मिस्टर जो का कॉल आता है। विंसेंजो ने जुंग हानसियो का नंबर ट्रेस पर लगाया था और उसकी कॉल हिस्ट्री निकलवाने की भी कही थी, लेकिन जुंग हानसियो ने अपनी सारी कॉल हिस्ट्री इरेज करवा दी थी, लेकिन फिर भी विंसेंजो ने अपने तरीके से उसकी कॉल हिस्ट्री निकलवा ली थी। इससे हमें पता चलता है कि जुंग हानसियो उस दिन उसी जगह मौजूद था, मतलब जुन भी उसी टाइम वहीं पर था, लेकिन इन्हें तो नहीं पता था कि जुन ही जोंग हानसियो है, इसलिए ये सोच में पड़ जाते हैं कि वो कौन था। दूसरी तरफ हम प्लाजा के टेंपल का सीन देखते हैं जहां पर उन दोनों मोंग के पास कुछ ऑफिसर आते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपको अपने टेंपल को बंद करना होगा। वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों। इसके बाद उन्हें कहते हैं कि कुछ लोगों ने आप पर केस किया है कि आप भगवान के नाम पर डोनेशन लेते हैं। इस बात पर वो दोनों मोंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम प्लाजा वाले लोगों को देखते हैं जिसमें विंसेंट और चाय भी शामिल थे और वो सब मिलकर माफिया गेम खेल रहे थे। ये सच में बहुत ही फनी सीन होता है। वो सब यहाँ पर माफिया गेम खेल रहे हैं और रियल माफिया उन्हीं के बीच में बैठा हुआ है कि तभी यहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर आते हैं और विंसेंजो को मर्डर और सॉल्टिंग के केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि ये सब बाबुल वालों ने ही करवाया था। उसके माफिया होने का फायदा उठाकर यहाँ पर चाय भी उसके साथ जाती है क्योंकि वो उसकी लॉयर थी। दूसरी तरफ होन्सियो और जुन को देखते हैं जो कि ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उसके बाद होन्सियो जुन से कहता है कि मुझे लगता है कि अब मैं बाबल कंपनी को संभालने के लिए लायक हो गया हूँ। इस बात पर जुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो पूरी खाने की टेबल ही तोड़ देता है। इसके बाद होन्सियो के पास जाता है और कहता है कि तुम सिर्फ मेरे हाथ की कठपुतली हो, तो आज के बाद अगर अपना दिमाग चलाने के बारे में सोचा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब उसका ऐसा रूप देखकर तो होन्सियो बहुत बुरी तरह से डर जाता है। इसके बाद ऑफिसर सीओ को देखते हैं जिसे पता चल गया था कि विंसेंजो को अरेस्ट कर लिया गया है। इसके बाद वो अपने बॉस के पास जाता है और उसे कहता है कि इंटेलिजेंस सर्विस के सबसे बड़े बॉस आप हैं, इसलिए विंसेंजो को हमें अपनी कस्टडी में ले लेना चाहिए। लेकिन उसका बॉस इन सब झमेले में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन ऑफिसर सीओ तो उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करता है और उसे चने के झाड़ पर चढ़ा देता है, इसलिए वो विंसेंजो को अपनी कस्टडी में लेने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ विंसेंजो को देखते हैं और चाय भी उसी के साथ थी। वहां पर ऑफिसर उन फोटोज को दिखाकर जो कि इटली से लाई गई थी वो उन्हें दिखाता और कहता है कि आपने ये सारे मर्डर किए हैं, इसलिए हमने आपको अरेस्ट किया है। अब विंसेंजो इन फोटोज को देखकर हैरान हो जाता है कि यहाँ पर क्या कर रही हैं। इसके बाद चाय बोलती है कि आपके पास क्या सबूत है। इसके बाद वो कहते हैं कि ये फोटोज सबूत के लिए काफी हैं, लेकिन वो इन दोनों की कोई बात नहीं सुनता और विंसेंजो को अरेस्ट करने के लिए यहाँ से ले जाता है कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है हमारे ऑफिसर सीओ की, जो उन दोनों के सामने के बहुत ही कमाल की और डैशिंग एंट्री लेता है और उसे ऑफिसर की यूनिफॉर्म में देखकर विंसेंजो और चाया बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये तो प्लाजा का कुक है, ये यहाँ पे ऑफिसर कैसे हो सकता है। इसके बाद वो विंसेंजो के ऑफिसर से कहता है कि विंसेंजो आज से हमारी कस्टडी में रहेगा और ये रहे उसके लीगल पेपर्स। इसके बाद विंसेंजो यहाँ से लेकर ऑफिसर सीओ चला जाता है, जिसे विंसेंजो चाय देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद सीओ विंसेंजो चाय को अपनी सच्चाई बता देता है कि वो शुरू से ही विंसेंजो के ऊपर नजर रख रहा है क्योंकि वो एक सीक्रेट मिशन पर था, लेकिन विंसेंजो से पूछता है कि आप हमारे साथ क्यों देना चाहते हो। इस पर सीओ बता देता है क्योंकि आप इंसाफ के लिए लड़ रहे हो। बाबल और वुसांग फर्म मैं जानता हूं दोनों बहुत ही घटिया और बेकार कंपनी है, इसलिए आप दोनों की इस जंग में मैं भी आपका साथ देने वाला हूं। इसलिए विंसेंजो उसे अपने टीम में शामिल करने के लिए मान जाता है। इसका विंसेंजो इन फोटोज को देखता है जिसे देखकर उसे समझ में आ जाता है कि ये फोटोज कोई इटली से ही लेकर आया होगा और जो कोई भी इंसान इन्हें इटली से लेकर आया होगा उसने ये खुद ही बाबल के चेयरमैन को दी होंगी। इसलिए अगर हम उस इंसान को पकड़ लें जो कि ये फोटोज लेकर आया है, हम उसे पता कर सकते हैं कि बाबल का असली चेयरमैन कौन है। इसके बाद विंसेंजो अपने इटली के दोस्त के पास कॉल करता है और उसे रेस्टोरेंट की फुटेज निकलवाने की बात करता है जहां पर वो डिटेक्टिव विंसेंजो की इन्फॉर्मेशन निकलवाने गया था। इसके बाद ये दोनों प्लाजा पहुंचते हैं। वहां पर प्लाजा वाले विंसेंजो और चाय का ऐसे वेलकम करते हैं जैसे कि वहां पर विंसेंजो की शादी चल रही हो। यह सच में बहुत ही अमेजिंग वेलकम होता है। प्लाजा वाले लोग बहुत ज्यादा खुश थे और वो विंसेंजो से कहते हैं कि आप हमारे लीडर बन जाइए, हमें आप जैसे एक ताकतवर और हिम्मत वाले लीडर की जरूरत है। इसके बाद विंसेंजो अंदर आ जाता है और उसका दोस्त उसे रेस्टोरेंट की वीडियो फुटेज भेज देता है जहां पे चेयरमैन का डिटेक्टिव गया था। उस फुटेज में उस आदमी का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था, इसलिए विंसेंजो और चाया उस आदमी की फोटो लेकर ऑफिसर सीओ के पास पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये सब बात कर ही रहे थे कि टेंपल का एक मॉन्क विंसेंजो और चाय के पास आता है और उसे टेंपल में लेकर आता है। फिर वो उन सबको बताते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने झूठा केस कर दिया है जिसकी वजह से हमारे टेंपल बंद हो सकता है। इसके बाद चाय बताते हैं कि हम उन लोगों पर झूठा केस करने के आरोप में एक और केस कर सकते हैं जिसके बाद हम उनसे पैसे वसूल कर सकते हैं।
इसके बाद विंसेंट जो कहता है कि अगर हम ये केस नहीं जीत पाए तो फिर वो मोंग कहता है कि हमें टेंपल हमेशा के लिए बंद करना होगा। दूसरी तरफ होन्सियो डायरेक्टर हान को देखते हैं, जहां पर होन्सियो शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन उससे एक भी निशाना ठीक से नहीं लग रहा था कि दूसरी तरफ डायरेक्टर हान एक बारी में सारे निशाने लगा देता है, जो पहली बार हमें उसकी स्किल देखने को मिलती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि भले ही वो कितना भोला भाला दिखता हो, लेकिन उसका दिमाग बहुत ज्यादा चालाक है। इसके बाद होन्सियो को फिर से अपने भाई के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है। अब तो होन्सियो भी अपने भाई से तंग आ चुका था, इसलिए वो उससे छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन वो उससे डरता भी था, क्योंकि वो अपने भाई का असली रूप जानता था। वो जानता था कि अगर वो उसके खिलाफ गया तो वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन इस पर डायरेक्टर हान उसको साथ देने की बात करता है, इसलिए वो उससे कहता है कि हमें छुप के कोई प्लान बनाना होगा। इसलिए वो दोनों टीम अप कर लेते हैं। इसके बाद विंसेंट जो को देखते हैं, जो मिस्टर जो को अपने पास मिलने के लिए बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि टेंपल के साथ जो भी हो रहा है वो आप ही सब करवा रहे हैं ना। इस पर हिचकिचाते हुए वो हाँ बोल देता है। इसके बाद विंसेंट जो से समझाता है कि अगली बार अगर ऐसा कुछ किया तो अच्छा नहीं होगा। मैं किसी गलत तरीके से यहाँ पे कुछ नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए अगली बार ऐसा कुछ करने से पहले मुझसे पूछ लेना। इस पर मिस्टर जो हाँ बोल देते हैं और हम देखते हैं कि प्लाजा की एक लड़की उनकी सारी बातें सुन रही थी। इसका विंसेंट जो जैसे यहाँ से जाने लगता है, प्लाजा के कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे बताते हैं कि इस प्लाजा के नीचे पूरे 80 करोड़ का सोना दबा हुआ है। अब इस बात को सुनकर विंसेंट जो बहुत ही हैरान हो जाता है कि इनको कैसे पता चल गया, लेकिन उन सबके सामने वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे पता ही नहीं था और सोने के नाम पर बहुत ही खुश होने लगता है। इसके बाद प्लाजा वाले लोग उससे कहते हैं कि अगर आप वो सोना निकलवाने में हमारी मदद करोगे तो हम आपको थोड़ा सा हिस्सा दे देंगे। अब इस बात पर विंसेंट बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये मेरा सोना मुझे ही देने की बात कर रहे हैं, और इस बात को सुनकर वो यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ऑफिसर चियो को देखते हैं, जिसने कि उस चेयरमैन के डिटेक्टिव की सारी इन्फॉर्मेशन निकाली थी और वो चुपके से विंसेंट जो के रूम में इसे दे आता है। इसके बाद विंसेंट जो इससे मिलने के लिए यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम चाय के पास जिनका कॉल आता है और वो उसे बाबल ग्रुप के बारे में एक खुफिया जानकारी देने के लिए अपने पास बुलाता है, इसलिए चाय उससे मिलने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ विंसेंट जो भी उस डिटेक्टिव से मिलने के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो डिटेक्टिव अपने घर पर पहुंचता है, विंसेंट जो के लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और विंसेंट जो के पास ले जाते हैं। वो आदमी विंसेंट जो से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, इटली से मैं ही तुम्हारी जानकारी लेकर आया था, लेकिन मैं तुम्हें बाबल के असली चेयरमैन के बारे में नहीं बताऊंगा जो कि तुम उसे जानना चाहते हो, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो वो मुझे मार डालेगा और अगर नहीं बताया तो तुम मुझे मार डालोगे, इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं अपना मुंह बंदे रखूं। इसके बाद विंसेंट जो को गुस्सा आता है और वो उसके साथ एक माफिया गेम खेलने लगता है। वो एक गन में एक ही गोली डालता है और एक बार खुद के ऊपर फायर करता है और एक बार उसके ऊपर फायर करता है। अब विंसेंट जो उसे बिल्कुल भी नहीं डरता, लेकिन दूसरी तरफ उस डिटेक्टिव की हालत तो खराब हो जाती है, इसलिए वो विंसेंट जो से हार मान लेता है और फाइनली उसे बता देता है कि बाबल का असली चेयरमैन वू सांग फार्म में ही काम करता है और उसका नाम जुंग वुन है। अब ये बात सुनकर तो विंसेंट जो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये चाय के इंटर्न का ही नाम है। दूसरी तरफ चाय को देखते हैं जो कि जून से मिलने गई थी। जून से बताता है कि बाबल ग्रुप ने जो लोगों को मुआवजा देने की बात की थी वो मुआवजा देने में मुकर रहे हैं, मतलब कि वो मुआवजा देने के लिए मना कर रहे हैं। इस पर चाय बोलती है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, कितने घटिया और कमीने लोग हैं। इसके बाद जून उससे पूछता है कि अब मैंने तुम्हें एक बात बताई, अब तुम्हें मुझे एक बात बतानी होगी, तो तुम मुझे बताओ कि तुम लोग आजकल किसके पीछे पड़े हुए हो। दरअसल जून यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि चाहे उससे कुछ ही बताती, उसके पास विंसेंट जो कॉल आ जाता है और विंसेंट जो से बता देते कि बाबल का असली चेयरमैन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा इंटर्न जून ही है और उसी का असली नाम जुंग हान सियो है और वो बाबल ग्रुप का असली चेयरमैन है। अब ये बात सुनकर जो चाय बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन वो जून के सामने कोई भी ऐसी हरकत नहीं करती, मतलब उसके सामने बिल्कुल शांत बैठी रहती है और विंसेंट जो से कहती है कि आगे जो भी प्लान किया है वही करो। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद जून जैसे ही अपने घर पर आता है, पीछे से वहां पर विंसेंट जो भी आ जाता है और वो उसे घुटने पर बैठने के लिए कहता है। जून उसे कहता है कि मिस्टर कसानो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसके बाद विंसेंट जो उसे उसके असली नाम से पुकारता है, मतलब कि जुंग हान सियो, और दूसरी तरफ जून भी अपने घुटने पर बैठ जाता है। जून उससे कहता है तो आखिर तुमने मुझे ढूंढ लिया। विंसेंट जो कहता है कि मेरे लिए किसी को भी ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है। इसके बाद विंसेंट जो जून की तरफ गन पॉइंट करता है और उसे कहता है कि तुम आखिरी बार अपने भगवान को याद कर लो, लेकिन जून कहता है कि मैं किसी भगवान में बिलीव नहीं करता और ये बोलकर वो विंसेंट जो की गन अपने माथे पर लगा लेता है और उसे कहता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझे मार डालो। जैसे ही वो उसे मारने वाला था, वहां पर ऑफिसर सीओ अपनी टीम के साथ आ जाता है और विंसेंट जो को ऐसा करने के लिए मना करता है। विंसेंट जो ऑफिसर जो को बताता है कि ये बाबल
का असली चेयरमैन है। लेकिन यहाँ पर जुन भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और ऑफिसर जो के सामने एक्टिंग करने लगता है जैसे कि वो बहुत ही मासूम है। इसलिए ऑफिसर जो को भी समझ नहीं आता कि वो किसकी बातों पर भरोसा करे और किस पर नहीं। लेकिन फिर भी वो इन दोनों को अरेस्ट करके यहाँ से ले जाता है। विंसेंजो को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी उसे यहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि वो ऑफिसर के सामने कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके बाद चाया विंसेंजो से मिलने जेल में आती है। दूसरी तरफ ऑफिसर जुन को छोड़ देते हैं क्योंकि मिस चोई उसके साथ आई हुई थी। उसके ऊपर हमला तो हुआ था, इसलिए मिस चोई आसानी से जुन को छुड़वा लेती है। सामने से उन्हें चाय आती हुई दिख जाती है। जुन उससे कहता है कि तुम लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अब ये बात सुनकर चाय सबसे पहले तो उसे 2 थप्पड़ मारती है और कहती है तुम तो बहुत ज्यादा घटिया इंसान हो, और उसे इंसल्ट करके यहाँ से चली जाती है। इसके बाद ऑफिसर जो को देखते हैं जो कि विंसेंजो को बताता है कि तुम्हारी गन तो नकली है। इससे हमें पता चलता है कि ये विंसेंजो की ही चाल थी। चाया ऑफिसर जो को बताती है कि मेरे क्लाइंट को नकली गन रखने का शौक है, इसलिए इनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का नहीं बल्कि अटेम्प्ट टू थ्रेट का यानी कि सिर्फ धमकाने के चार्ज लगने चाहिए, जिसकी वजह से ऑफिसर जो भी आसानी से विंसेंजो को छोड़ देता है। चाया उससे पूछती है क्या तुम उसे सच में मारने गए थे? विंसेंजो से बताता है मैं उसे मारने नहीं गया था, मैं सिर्फ उसे डराने गया था, इसलिए मैं नकली गन लेकर गया था क्योंकि अब मैं उसे माफिया के रूल्स के हिसाब से बदला लूंगा। दूसरी तरफ जुन के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर सब लोग आए हुए थे। जुन मिस चोई से पूछता है कि विंसेंजो को अभी तक जेल हुई या फिर नहीं, लेकिन डायरेक्टर हान बताते हैं कि उसके पास जो गन थी वो नकली थी, इसलिए उन्हें वार्निंग देकर अभी छोड़ दिया गया है, जिस बात पर जुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद मिस चोई जुन से कहती है कि आपको थोड़े टाइम के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए ताकि मामला ठंडा हो जाए, इसलिए जुन हाँ बोल देता है। दूसरी तरफ विंसेंजो को देखते हैं जो कि गिलबर्ट से मिलता है और ये वही इंसान है जिसने कि प्लाजा वाले लोगों को बताया था कि इस प्लाजा के नीचे गोल्ड है। यहाँ पर विंसेंजो उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कह देता है और जाने से पहले वो उसका फोन भी ले लेता है जिसमें कि सबूत है कि इस प्लाजा के नीचे गोल्ड है। अब इतने सारे पैसे देखकर उसका मन भी डोल जाता है और यहाँ से जाने के लिए मान जाता है। अब विंसेंजो की एक टेंशन तो कम हो जाती है। इसके बाद विंसेंजो सीधा प्लाजा वाले लोगों के पास जाता है और उन्हें बता देता है कि गिलबर्ट ने आपसे जो कुछ भी कहा है वो झूठ है, इस प्लाजा के नीचे कोई भी सोना नहीं है। लेकिन हम उस लड़के को देखते हैं जिसे विंसेंजो की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता क्योंकि वो अकेली ही सारा सोना हथियाना चाहते थे। दूसरे तरफ प्लाजा वाले लोगों को भी नोटिस करते हैं जिन्हें भी विंसेंजो की बातों पर पूरा यकीन नहीं होता। अब पार्क का एक आदमी भी ये सारी बातें सुन लेता है और ये सोने की सारी बात जाकर मिस्टर पार्क को बता देता है। मिस्टर पार्क को भी ये सोने की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरानी होती है। दूसरी तरफ जुन को देखते हैं जो अपने पापा के वैकेशन हाउस पर जाने के लिए निकल जाता है। जाने से पहले फोन से उसे कहता है कि जब तक वापस आऊं तो प्लाजा तोड़कर मुझे वहां पर बाबल टावर दिखना चाहिए। इसके बाद वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ प्लाजा वाले लोगों को देखते हैं जिसे विंसेंजो की बातों पर यकीन नहीं हुआ था। उन्हें लगता है कि विंसेंजो हमसे झूठ बोल रहा है, वो हमारी मदद नहीं कर सकता सोना निकलवाने में, इसलिए वो मिस्टर पार्क के पास जाते हैं और उसके साथ मिलकर सोने को निकालने के लिए प्लान बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ विंसेंजो चाया और मिस्टर नाम को देखते हैं जो बबल केमिकल्स के पीछे पड़ जाते हैं और उसकी सारी जानकारी निकालते हैं क्योंकि सबसे पहले ये बबल केमिकल्स को ही बर्बाद करना चाहते थे और इसी काम के लिए वो मिस्टर ली को भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। इसका विंसेंजो को पता चल जाता है कि जुन अपने फादर के फार्म हाउस पर रहने गया है, इसलिए वो वहीं पर उसका इंतजाम करने की प्लानिंग करता है। हम नोटिस करते हैं कि जुन जैसे ही अंदर आता है पीछे से विंसेंजो के लोग उस पर नजर रख रहे थे और जिनमें से मिस्टर ली भी शामिल थे। दूसरी तरफ हम वुसांग फार्म का सीन देखते हैं जहां पर उनके सामने एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी क्योंकि बाबल का जो यूनियन लीडर था वो कंपनी के खिलाफ जा रहा था, लेकिन मिस चोई सबको बोलती है कि वो अपने तरीके से उसे संभाल लेगी। अब चाय का भी जासूस उसी वुसांग फार्म में काम करता था, इसलिए वो चाय और विंसेंजो से मिलने जाता है और उसे मिस चोई की सारी प्लानिंग बता देता है कि वो बाबल ग्रुप के यूनियन लीडर के साथ डील करने वाली है। अब ये कैसे होने वाली है ये तो उन्हें पता नहीं है। दूसरे तरफ प्लाजा वाले लोगों को देखते हैं जो कि मिस्टर पार्क के साथ प्लानिंग बनाने लगते हैं कि वो कैसे इस गोल्ड को निकालेंगे। दूसरी तरफ हम जून को अपने फार्म हाउस पर देखते हैं जो जैसे किचन में जाता है और वहां से एक बोतल पानी पीता है। इसके बाद वो नहाने के लिए टब में जाता है, लेकिन जैसे ही वो टब में जाता है उसे बेहोशी होने लगती है और वो उसी पानी में डूबने लगता है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। दूसरी तरफ मिस चोई को देखते हैं जो कि बाबल के यूनियन लीडर को बहुत सारे पैसे ऑफर करती है क्योंकि वो कंपनी के अगेंस्ट जा रहा था, लेकिन वो ये पैसे लेने से मना कर देता है और बाबल ग्रुप को इंसल्ट करके यहाँ से जाने लगता है, लेकिन मिस चोई उसका एक्सीडेंट करके उसे मरवा देती है। इसके बाद हम जून को देखते हैं जो कि विंसेंजो के पास कॉल करता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि विंसेंजो ने जून के पीने के पानी में नींद की गोलियां मिला दी थी, जिसकी वजह से जैसे वो बैटटब में एंटर हुआ और उसे वहां पर नींद आ गई और वो बेहोश हो गया। जून उससे कहता है कि तू मुझे मारना चाहता है लेकिन नहीं मार पाया। विंसेंजो से कहता है कि मैं तुझे मारना नहीं चाहता क्योंकि मैंने कम क्वांटिटी में स्लीपिंग पिल्स मिलाई थी, क्योंकि मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। मैं तो बस तुझे बताना चाहता था कि तू कहीं भी जाकर छुप जा, मैं तुझे हर जगह से ढूंढ लूंगा। इसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस चोई डायरेक्टर हान को भी इसके बारे में पता चल जाता है, इसलिए जून उन दोनों पर भड़कता है कि तुमने मेरे लिए कैसी सिक्योरिटी रखी है। लेकिन तभी मिस चोई कहती है कि मैंने हमारे यूनियन लीडर को ऊपर पहुंचा दिया है, इसलिए वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेगा। अब इस बात को सुनकर तो जून बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि मिस चोई को हक ही कर लेता है। दूसरी तरफ विंसेंजो चाय और मिस्टर नाम को
देखते हैं जो कि यूनियन लीडर की मौत की खबर को न्यूज में देख रही थी। तभी यहाँ पर प्लाजा वाले लोग उसके पास आते हैं और विंसेंजो से कहते हैं कि अब गोल्ड को ढूंढने के लिए हमें आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम किसी और से हेल्प लेने वाले हैं। अब गोल्ड की बात सुनकर चाय को भी याद आता है कि विंसेंजो ने उसे एक बार इस बारे में बताया था, लेकिन तब उसने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया था। अब चाय को भी यकीन हो जाता है कि उस दिन विंसेंजो सच बोल रहा था और मिस्टर नाम को भी गोल्ड के बारे में पता चल जाता है। दूसरी तरफ हम डायरेक्टर हान को देखते हैं जो कि मिस चोई को एक फाइल के बारे में बताते हैं जिसका नाम ग्लूटन फाइल होता है और उसमें बड़े बड़े लोगों के काले कारनामे लिखे हुए थे। वो बताता है कि इंटेलिजेंस सर्विस के पास से ही एक फाइल किसी हैकर ने चुरा ली है। अब इस बात से मिस चोई परेशान होने लगती है। दूसरी तरफ ऑफिसर सीओ को भी पता चल जाता है कि इंटेलिजेंस सर्विस ने उनसे झूठ बोला है। दरअसल इंटेलिजेंस सर्विस ने अब तक बोल रखा था कि वो फाइल हमारे पास ही है, लेकिन वो एक झूठ था। वो नहीं चाहते थे कि किसी को भी पता चले कि उनके यहाँ से एक हैकर ने फाइल चुरा ली। अब सीओ को जैसे इस बारे में पता चलता है वो विंसेंजो के पास जाता है और उससे हेल्प मांगता है, क्योंकि इंटेलिजेंस सर्विस को भी वो फाइल किसी हालत में वापस चाहिए। इसके बाद ऑफिसर सीओ को उन सबको बताता है कि बहुत टाइम पहले इंटेलिजेंस सर्विस ने बड़े बड़े पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन के लिए एक फाइल तैयार की थी जिसमें उनके सारे काले कारनामे लिखे हुए थे, लेकिन इंटेलिजेंस सर्विस से 1 साल पहले चाइना के हैकर ने वो फाइल चुरा ली और इंटेलिजेंस सर्विस से भी उसे डिलीट कर दिया। लेकिन इंटेलिजेंस सर्विस ने ये बात छुपाई ताकि उनकी बेइज्जती ना हो, लेकिन अब ये बात लीक हो जाती है जिसकी वजह से पूरी इंटेलिजेंस सर्विस में हड़कंप मच जाता है। विंसेंजो से पूछता है कि उस हैकर के बारे में कुछ पता चला या फिर नहीं। ऑफिसर जो बताते हैं कि हमने पता किया है, वो हैकर किसी के लिए काम करता है और उसके बॉस का नाम वांग शाओलिन है, लेकिन पिछले साल ही उसकी हार्ट अटैक में मौत हो गई। अब ये नाम सुनकर विंसेंजो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वांग शाओलिन वही इंसान है जिसका कि ये सोना है और उसी ने विंसेंजो के साथ मिलकर अपना सोना यहाँ पर छुपाया था। मतलब कि वो गुलेटिन फाइल भी उस सोने के साथ ही रखी हुई है। दूसरी तरफ डायरेक्टर हान को देखते हैं जो कि उसी गुलेटिन फाइल की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था। मिस चोई उससे पूछते हैं क्या उसमें बाबल भी इन्वॉल्व है। वो बताता है कि बाबल कंपनी भी उसमें इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि बाबल ग्रुप उस फाइल को बंद रखने के लिए इंटेलिजेंस सर्विस को बहुत सारे पैसे भी देता था। अगर वो हमारे दुश्मनों के हाथ लग गई तो समझो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ विंसेंजो को देखते हैं जो इस गुलेटिन फाइल के बारे में सोच रहा था और इसके बाद हम उस सोने का सीन देखते हैं जहां पर उस सोने के एक ब्रिक में वो ग्लूटोन फाइल मौजूद थी। दूसरी तरफ होन्सियो और जून को देखते हैं जो कि अपने डैड के विला में शूटिंग करने जाते हैं, लेकिन जैसे ही होन्सियो को वहां पर मौका मिलता है वो जून पर शूट आउट कर देता है, लेकिन उसका निशाना तो हमें पता है वो अच्छा नहीं है, इसलिए निशाना अच्छे से नहीं लगता और जून शुरू बेहोश हो जाता है। मतलब उसकी मौत नहीं होती। होन्सियो जैसे ही जून को दूसरी बार गोली मारने जा रहा था वहां पर कोई दूसरा इंसान आ जाता है, अब जिसके सामने होन्सियो उसे गोली नहीं मार पाता और उसके सामने रोने धोने की एक्टिंग करता है और जून को यहाँ से लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जहां पर डायरेक्टर हान और मिस चोई भी मौजूद थे। अंदर सर्जरी चल रही थी, लेकिन बाहर तो होन्सियो की बहुत ही बुरी हालत हो जाती है और वो सोच लेता है कि अब तो उसका भाई उसे जरूर मार डालेगा। दूसरी तरफ मिस चोई को देखते हैं जो जून के होश में आने के बाद उसे बात करती है। मिस चोई उसे बताती है कि अब तुम्हें बाबल के चेयरमैन की सीट पर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि होन्सियो का दिमाग अब चलने लगा है, वो तुम्हें कभी भी अपने रास्ते से हटा सकता है। इसके बाद जून उसे कहता है कि मेरे भाई को मुझे अच्छे से टारगेट करना चाहिए था, लेकिन वो इतना काम भी नहीं कर पाया। इसके बाद मिस चोई उसे कहती है कि तुम्हें अभी उसे ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्या पता है सच में एक एक्सीडेंट हो। इस पर जून भी सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर जो को देखते हैं जो कि विंसेंजो से मिलने जाता है। वो उसे बताता है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है और मैंने बहुत सारे कर्ज भी ले रखे हैं, इसलिए मुझे मेरे हिस्से का सोना चाहिए। इस पर विंसेंजो कहता है कि तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ये बात सुनकर मिस्टर जो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और विंसेंजो से कहते हैं कि ज्यादा नहीं, लगभग मुझे सिर्फ 200 करोड़ की जरूरत है। अब ये सुनकर तो विंसेंजो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मुंह में रखा पानी उसी के ऊपर देके मारता है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी। इसके बाद विंसेंजो से पूछता है तुम्हें इतने सारे पैसों की जरूरत क्यों है। मिस्टर जो से बताते हैं कि मैंने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा पैसे लगा दिए हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। अब उसकी इस बेवकूफी वाली हरकतों को देखकर विंसेंजो को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है तुम्हें जितना पैसा चाहिए अभी सिर्फ उतना ही गोल्ड निकालना। मतलब कि अब ये उस बैंकेट को खोलने वाले थे। दूसरी तरफ हम चाया मिस्टर नाम और विंसेंजो को देखते हैं जो कि प्लान बनाते हैं कि किस तरह प्लाजा को खाली किया जाए, क्योंकि प्लाजा वाले लोगों के बीच में रहते हुए वो उस बेसमेंट को नहीं खोल सकते। इसलिए चाय एक प्लान बनाती है और सबको पिकनिक के लिए भेजने लगती है, लेकिन कोई भी यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ये सोने का सवाल था। इसलिए मिस्टर नाम कहते हैं जो भी पिकनिक पर जाकर सबसे अच्छी फोटो क्लिक करके लाएगा उसे हम 20 बिलियन वोन देंगे। अब इतने सारे पैसों का नाम सुनकर तो सारे लोग पिकनिक पर जाने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि भाई पैसा ही पैसा होगा। दूसरी तरफ होन्सियो को देखते हैं जो अपने सारे बाबल ग्रुप के डायरेक्टर को बाबल टावर के बारे में बता रहा था कि तभी यहाँ पर जून आ जाता है और सबके सामने ये अनाउंस कर देता है कि बाबल ग्रुप का असली चेयरमैन वो है और आज से वो ही चेयरमैन के सारे काम और उसकी सीट को संभाल लेगा। ये देख
देखकर वहाँ के डायरेक्टर्स को एक पल के लिए यकीन ही नहीं होता कि जिसको चेयरमैन समझते थे वो असली चेयरमैन है ही नहीं। अब उसके अचानक लिए फैसले से होन्सियो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ प्लाजा वाले लोगों को देखते हैं जो कि पिकनिक पर जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। इनकी बस जैसे यहाँ से निकल जाती है, विंसेंजो मिस्टर जो जल्दी से बेसमेंट की तरफ जाते हैं और उस बेसमेंट को खोल देते हैं। अब उनके बेसमेंट का लॉक तो पहले ही उनके पास था, इसलिए वो जैसे ही बेसमेंट में एंटर करते हैं हम व्यूअर्स भी पहली बार उस गोल्ड के दर्शन करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा होता है और जिसे देखकर मिस्टर जो और विंसेंजो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब यहाँ पर विंसेंजो उस गोल्ड को देख ही रहा था कि तभी पीछे से मिस्टर जो विंसेंजो को गन पॉइंट पर रख लेते हैं। विंसेंजो से पूछता है तुम ये सब क्या कर रहे हो। इसके बाद मिस्टर जो बताते हैं मुझे यहाँ पर कोई सोना नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से बस एक गोल्ड ब्रिक चाहिए। इसके बाद वो एक गोल्ड ब्रिक को ढूंढ लेता है जिसके पीछे डी लिखा होता है और ये लेकर वो यहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले विंसेंजो से कहता है मेरा पीछा मत करना। इसके बाद विंसेंजो भी एक गोल्ड बार उठाता है और ऊपर पहुंच जाता है। इसके बाद मिस्टर जो जैसे यहाँ से जाने वाला था वो उसे रोकता है और कहता है मैं जानता हूँ तुम ग्लूटेन फाइल के पीछे पड़े हो और उसी के लिए तुमने मेरा साथ दिया और मैं जानता हूँ कि वो ग्लूटेन फाइल उसी गोल्ड बार के अंदर है। अब यह सुनकर मिस्टर जो तो हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वो उससे पूछते हैं तुम्हें ये सब कैसे पता चला। विंसेंजो से कुछ नहीं बताता और कहता है क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो ग्लूटेन फाइल इसी बार के अंदर है। और मिस्टर जो उस बार की तरफ देखने लगता है। अब विंसेंजो को मौका मिल जाता है और वो मिस्टर जो की गन को छीन लेता है और उनके बीच लड़ाई होने लगती है। लेकिन थोड़ी देर की लड़ाई होने के बाद विंसेंजो आखिर में उसे काबू कर ही लेता है और उसकी बंदूक भी उसे छीन लेता है और उसे यहाँ पर बिठा देता है। इसके बाद विंसेंजो नोटिस करता है कि मिस्टर जो की बंदूक में तो एक भी गोली नहीं है, मतलब कि वो विंसेंजो को सिर्फ डराना चाहते थे, वो उसे मारना नहीं चाहते थे। इसके बाद वो उसे पूछता है कि तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ, इसलिए दोस्ती के नाते पूछ रहा हूँ कि बताओ तुम किसके लिए काम करते हो। इसके बाद मिस्टर जो बताता है कि मैं इंटेलिजेंस सर्विस का एक स्पेशल एजेंट हूँ और मुझे स्पेशली इस ग्लूटेन फाइल को ढूंढने के लिए बोला गया था। इसके बाद मुझे पता चला कि ये ग्लूटेन फाइल मिस्टर वैंग के पास है। इसके बाद मैं उनसे मिलने गया और मैंने इस फाइल के बारे में उनसे बात की, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, इसलिए मैंने उसे मार डाला। इसके बाद हमें पता चलता है कि मिस्टर वैंग की मौत नेचुरल नहीं थी, बल्कि उसे मिस्टर जो ने ही मारा था। इससे पता चल गया था कि ग्लूटेन फाइल कहाँ पे है। उसने अपने सोने के साथ ही ग्लूटेन फाइल को रखा हुआ था, इसलिए मिस्टर जो मिस्टर वैंग को मारकर उसके आई का डेटा भी ले जाता है ताकि वो उस ग्लूटेन फाइल को ढूंढ सके। इससे हमें पता चलता है कि मिस्टर जो के पास वैंग के आई का डेटा पहले से ही था, लेकिन फिर भी विंसेंजो से पूछता है कि तुमने मुझसे दोस्ती क्यों की। इसके बाद वो बताता है कि तुमसे मिलना बिल्कुल एक कोइंसिडेंस था, मेरा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि इटली में तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो गया था और मैंने सोचा इसी बहाने मुझे भी वो ग्लूटेन फाइल मिल जाएगी। दूसरी तरफ हम प्लाजा वाले लोगों को देखते हैं जो पिकनिक की तरफ जा रहे थे। इसके बाद वो लोग सोचते हैं कि विंसेंजो और मिस्टर जो हमारे साथ क्यों नहीं आई, कहीं वो अकेले में सोना तो नहीं निकलना चाहते। अब ये सुनकर सब जल्दी से प्लाजा की तरफ वापस आने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग इन दोनों को पकड़ते इससे पहले चाया विंसेंजो के पास कॉल कर देती है और उसे बता देती है कि प्लाजा के सारे लोग वापस आ रहे हैं। आप जैसे ही ये दोनों इस बात को सुनते हैं वो जल्दी से उस बेसमेंट को दोबारा से बंद कर देते हैं। इससे पहले कि प्लाजा वाले लोग इन्हें पकड़े ये जल्दी से बुद्धा के सामने प्रेयर करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर प्लाजा वाले लोग आते हैं और उनको प्रेयर करते टाइम देखकर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद विंसेंजो और मिस्टर जो ही बस टेम्पल में रह गए थे। इसके बाद मिस्टर जो विंसेंजो से बताते हैं कि जल्दी जल्दी में हमने बेसमेंट के अंदर मेरी जैकेट भी डाल दी जिसके अंदर वैंग की आई का डेटा था, मतलब अब ये दोबारा बेसमेंट को ओपन नहीं कर सकते। जैसे विंसेंजो को पता चलता है वो पहले तो मिस्टर जो पर बहुत ज्यादा चिल्लाता है कि तुम्हारी ही गलती है। ये एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाने लग जाते हैं क्योंकि अब ये बेसमेंट को दोबारा ओपन नहीं कर सकते थे और इसी बात पर ये जोर जोर से रोने लगते हैं। इसके बाद विंसेंजो को देखते हैं जो प्लाजा वाले लोगों के सामने रोने धोने की एक्टिंग करता है और कहता है कि आप लोगों को मुझ पर बिल्कुल यकीन नहीं है। इस पर प्लाजा वाले लोग सभी लोगों से माफी मांगते हैं कि हमें आप पर यकीन करना चाहिए था। इसके बाद विंसेंजो ऑफिस में जाता है जहाँ पर मिस्टर नाम और चाय उससे पूछते हैं क्या तुमने बेसमेंट को ओपन किया। इस पर विंसेंजो हाँ बोल देता है। चाय उससे पूछती है क्या तुम्हें वहाँ ग्लूटेन फाइल और बहुत सारा सोना मिला। इस पर विंसेंजो हाँ बोल देता है। इसके बाद चाय कहती है कि इसके बाद तो हम अमीर हो जाएंगे, लेकिन विंसेंजो कहता है कि हम उस बेसमेंट को दोबारा कभी ओपन नहीं कर सकते। अब मिस्टर नाम को ये सुनकर बेहोशी हो जाते हैं और चाय को भी बहुत बड़ा झटका लगता है और विंसेंजो तो रोने ही लग जाता है। इसके बाद हम जून को देखते हैं जहाँ पर वो अपने बबल टावर का ऑक्शन करके बहुत ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसके बबल टावर का सपना पूरा होने वाला था। लेकिन तभी डायरेक्टर हान उसे ग्लूटेन फाइल के बारे में बता देते हैं, जिस बात को सुनकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उन्होंने उसे पहले क्यों नहीं बताया और वो बोल देता है कि अगर वो बाहर आ गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए जून डायरेक्टर हान को उस ग्लूटेन फाइल को ढूंढने का ऑर्डर दे देता है। दूसरी तरफ विंसेंजो चाय और मिस्टर नाम को देखते हैं
जो अब गोल्ड ना मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी थे। वो सब बोलते हैं कि हमने ना जाने क्या-क्या सपने देखे हुए थे। ये सीन सच में बहुत ज़्यादा फनी होता है। दूसरी तरफ हम बाबुल के यूनियन लीडर को देखते हैं जिसके फ्यूनरल की तैयारी चल रही थी, जिसे कि मिस जोई ने मरवा दिया था। लेकिन तभी उसी के यूनियन के लोग आते हैं और उसके फ्यूनरल को ही रोक देते हैं। अब ये सारी न्यूज़ टीवी में चल रही थी जिसे विंसेंजो चायर और ऑफिसर जे भी देख लेते हैं। इसके बाद ऑफिसर जे उन्हें बताता है कि बाबुल कंपनी के यूनियन लीडर का फ्यूनरल बहुत ही बड़ा माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को फ्यूनरल देते टाइम बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करना चाहते। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद विंसेंजो उन सबको एक टैटू दिखाता है जो उन लोगों के हाथ में था। इसके बाद विंसेंजो बताता है कि ये बाबुल के यूनियन लीडर के लोग नहीं हैं, बल्कि ये खतरनाक गैंग है जिन्होंने उनके प्लाजा पर भी हमला किया था। ये जानबूझकर उनका फ्यूनरल नहीं होने देना चाहते ताकि उनके मोरल्स और रिस्पेक्ट को नष्ट कर सके। इसके बाद ऑफिसर जे उन दोनों को बताते हैं कि मैं अब बाबुल कंपनी को समन नहीं भेज सकता, क्योंकि यूनियन लीडर ही मेरा इकलौता गवाह था। अब उन्होंने इसे भी मरवा दिया, इसलिए मैं उन्हें समन नहीं भेज सकता। इसके बाद चार विंसेंजो प्लान बनाते हैं कि वो अपने तरीके से एविडेंस लेकर आएंगे ताकि वो बाबुल ग्रुप को समन भेज सके, और ये कहकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम डायरेक्टर हान को देखते हैं जो कि होन्सू से मिलने जाता है। होन्सू से बताता है कि मैंने तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग काम किया, लेकिन मेरा भाई फिर भी बच गया और अब उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया है। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इसको डायरेक्टर हान उसे आइडिया देता है, तुम फिर से बेवकूफ और स्टूपिड बनने की एक्टिंग करो और तुम्हारे भाई को यकीन दिलाओ कि तुम आज भी उसके लिए लॉयल हो, और फिर से अच्छा मौका देखकर तुम उससे अपना बदला ले लेना। और होन्सू भी ऐसा ही करता है। इसके बाद होन्सू सीधा पुलिस स्टेशन में जाता है और सबको बोलने लगता है कि उस विंसेंजो को पकड़ के लाओ, मैं मेरे भाई को धोखा देने वाले को मार डालूंगा। और ये सब मिस जोई भी देख लेती है और उसे यहाँ से लेकर चली जाती है। इसके बाद विंसेंजो चाय और मिस्टर नाम को देखते हैं, जिन्हें की न्यूज में पता चल जाता है कि जुन अपनी आइडेंटिटी रिवील करने वाला है, मतलब वो सबके सामने बताने वाला है कि बाबुल का असली चेयरमैन वही है। इसके बाद हम डायरेक्टर हान को देखते हैं जो कि मिस जोई को बताता है कि इनॉग्रेशन सेरेमनी के बाद ऑफिसर जे हमारे चेयरमैन को बुलाने वाला है उस यूनियन लीडर की मौत के सिलसिले में सवाल जवाब करने के लिए। इसके बाद मिस जोई कहती है लेकिन उसके पास तो कोई भी गवाह नहीं है, पता नहीं वो अब हमें समन क्यों भेज रहा है। इसके बाद हम जुन और होन्सू को देखते हैं जो कि इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए जा रहे थे, जहां पर जुन सबको बताने वाला था कि वो बाबुल का असली चेयरमैन है। सेरेमनी से पहले वो होन्सू को एक वॉच भी गिफ्ट करता है और जैसे ही सेम वॉच हम जुन के हाथ में भी देखते हैं। इसके बाद ये दोनों भाई यहाँ से इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए चले जाते हैं। इसके बाद विंसेंजो और चाय को देखते हैं जो कि एक यूनियन लीडर जो कि पुराने यूनियन लीडर के मरने के बाद बना है उसकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, जिसका नाम मिस्टर वे होता है। और ये लोग बाबुल कंपनी के विजन टीम के लीडर की भी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, जिनका नाम मिस्टर पार्क होता है। इसके बाद विंसेंजो को देखते हैं जो कि बाबुल ग्रुप के नए यूनियन लीडर मिस्टर वे को किडनैप कर लेता है और उसे डराते धमकाते हुए उससे पूछता है कि यूनियन लीडर को बर्बाद करने के ऑर्डर विजन टीम ने ही दिए थे। इस पर वे हाँ बोल देता है। इसके बाद उससे कहता है कि विजन टीम के लीडर को कॉल करो। इसका तो मिस्टर वे ऐसा ही करता है और विजन टीम के लीडर को कॉल करता है और उससे कहता है कि मुझे अभी के अभी 10 करोड़ रुपए चाहिए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया जो तुमने मुझे ऑर्डर्स दिए थे यूनियन लीडर के खिलाफ, मैं वे सारे पब्लिक कर दूंगा और सबको सच्चाई बता दूंगा कि तुमने ही मुझे ऑर्डर दिया था यूनियन टीम को बर्बाद करने के लिए। इसके बाद विजन टीम का लीडर मिस्टर पार्क बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद विंसेंजो और चाया ऑफिसर जे के पास पहुंच जाते हैं और उसे वो सारे सबूत देते हैं जो कि उसने मिस्टर वे से लिए थे, जिसमें कि साफ साफ लिखा था कि विजन टीम कितनी ज्यादा करप्ट है और उसने बहुत सारे काले कारनामे भी किए हैं और उन्होंने यूनियन टीम को बर्बाद भी किया है। इसके बाद में ऑफिसर जो कहते हैं ये सारे सबूत काफी हैं, इनकी हेल्प से हम विजन टीम पर रेड कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम जून को देखते हैं जिसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी पूरी हो जाती है, मतलब वो ऑफिशियली अब बाबुल का असली चेयरमैन बन जाता है, जिसे विंसेंजो और चाय भी न्यूज में देख रहे थे। इसके बाद ऑफिसर जे को देखते हैं जिसने कि यूनियन लीडर की मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जून को अपने पास बुलाया हुआ था और यहाँ पर मिस चोई भी आई हुई थी। इसके बाद छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर विंसेंजो ऑफिसर जैसे कहता है कि हम बाबुल ग्रुप वूसांग फर्म और विजन टीम को पहले ही बता देते हैं कि उनके ऊपर रेड होने वाली है। दरअसल विंसेंजो का ये प्लान था, अगर उन्हें पहले से पता होगा तो अपने सारे डॉक्यूमेंट इंपोर्टेंट फाइल्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे और तभी हम उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेंगे। इसलिए यहाँ पर ऑफिसर जे जून और मिस चोई का टाइम वेस्ट करने लगता है और उन्हें अपनी ही बातों में बिजी रखता है। दूसरी तरफ बाबुल की विजन टीम को जैसे ही पता चलता है कि उन पर रेड होने वाली है, वो अपने सारी इंपोर्टेंट फाइल्स एक बक्से में भरते हैं और यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करने वाले थे, जैसे कि विंसेंजो प्लान किया था। लेकिन विंसेंजो पहले से जानता था कि ऐसा होने वाला है, इसलिए पहले से ही दो लोग उसका पीछा कर रहे थे और जैसे ही वो बेसमेंट में आता है विंसेंजो से पकड़ लेता है रंगे हाथों। इसके बाद हम मिस चोई को देखते हैं जो कि ऑफिसर जे के साथ थी। उसके पास मैसेज आता है कि विजन टीम की सारी फाइल्स सेफ है और दूसरी जगह पहुंचा दी गई है, जिसे वो जून को भी दिखाती है, जिससे वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी और वो सारी फाइल विंसेंजो के पास पहुंच गई थी।
दूसरी तरफ यूनियन लीडर वे को भी देखते हैं, जो कि फिर से मिस्टर पार्क को कॉल करता है, जो कि विजन टीम का लीडर है, और उसे फिर से मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि अगर तुम जल्दी से मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं तुम्हारी सारी काली करतूतें मीडिया को बता दूंगा। दूसरी तरफ हम जून को देखते हैं, जो अपने नए बाबल मोटर्स को लॉन्च करने वाला था, इसलिए वो उसके लॉन्च इवेंट में जाता है, जहाँ पर सबसे पहले होन्सियो चेयरमैन जुंग होन्सियो को वेलकम करता है। लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो इस सबसे बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि अब वो चेयरमैन नहीं रहा। दूसरे तरफ विंसेंजो को देखते हैं, जो भी यहाँ पर आ रहा था। इसके बाद जून स्पीच को शुरू करता है और दिखाता है कि हमारा फ्यूचर बाबल मोटर्स है, आप बाबल मोटर्स में इन्वेस्ट कीजिए तो आपका फ्यूचर भी ब्राइट हो जाएगा। लेकिन तभी वो पीछे की स्क्रीन पर बाबल मोटर्स को दिखाता है, लेकिन तभी यहाँ पर कोई और वीडियो चलने लग जाती है। उस वीडियो में हम मिस्टर वे और मिस्टर पार्क को देखते हैं, जो आपस में बातें कर रहे थे। मिस्टर वे कहता है कि तुमने मेरी किडनैपिंग करवाई थी और तुम्हारी वजह से मेरी जान खतरे में आ गई, और तुम्हारे कहने पर ही तो मैं सारे गलत काम करता हूँ। लेकिन विजन टीम का लीडर मिस्टर पार्क बोल देता है कि ये सारे काम मैं नहीं करता, बल्कि बाबल का असली चेयरमैन जुंग हानसियो जो बोलता है मैं वही सब करता हूँ। इसकी वजह से सबको पता चल जाता है कि बाबल कितनी घटिया और बेकार कंपनी है और गलत काम भी करती है, और यहाँ पर सबको ये भी पता चल जाता है कि सारे काम चेयरमैन जुंग हानसियो के कहने पर ही होते हैं। यहाँ पर जुन होन्सियो को बोलता है कि इस वीडियो को जल्दी से बंद करो, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि विंसेंजो यहाँ पर आया हुआ है, मतलब वो समझ जाता है कि सारा काम विंसेंजो का ही प्लान है। इसके बाद विंसेंजो चाय को बोलता है, क्या तुम एक और सरप्राइज देखना चाहती हो? इसके बाद विंसेंजो रिवर्स काउंटिंग करता है, उसके 3 2 1 बोलने पर हम देखते हैं कि जुन पर बहुत सारा पिंक ब्लड गिर जाता है, जिसकी वजह से वो पूरा ही खून से भर जाता है। इसे देखकर होन्सियो चाय और वहां पर सब लोग जो बैठे थे उन सब के होश उड़ जाते हैं। हम देखते हैं कि जुन गुस्से भरी नजरों से विंसेंजो को घूर रहा था। दूसरी तरफ से विंसेंजो ब्रावो कह के चिल्लाता है, जो सच में बहुत ही फनी सीन था, और उसके बाद दोनों तालियां बजाते हैं और एक पल के लिए होन्सियो भी हंसने लग जाता है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे आपसे लास्ट पार्ट के साथ।